मुझे एक चीज बताओ, तुम लोगों को कुछ स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? हाँ यस हाँ सर। सर। है सर। हाँ ओके, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन दिख रहा है ना? यस सर। ओके। हाँ हाँ। ओके, जो बीपी का जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग से ही करेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग से ही करेंगे। जो भी नोट्स आप लोगों के पास है कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी किताब आप लोगों के पास है नो प्रॉब्लम, बट पैटर्न सेम है सब जगह में। मैं बस, और ये जो सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, या फिर मैं वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा ksdsquare.in में, आपको वहां से भी मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले बीपी में जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, मैं बीपी के बारे में आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम टैक्स का जो 5 हेड्स है उनमें से वन ऑफ द हेड है। हाँ, कि 5 हेड्स में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स अदर सोर्स, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें से सबसे मतलब हर एक हेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम करने का हजारों तरीका है, मतलब मेनली, लेकिन इतना हजारों तरीका को इनकम टैक्स एक्ट ने क्या किया, एक 5 हेड के अंदर इसको छोटा कर दिया। स्पेशली बोला जाए तो 5 हेड के अंदर सबको एक सम ऑफ कर दिया, और उसमें से एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हेड निकल के आया जिसका नाम क्या है, इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ये बिजनेस एंड प्रोफेशन करंट आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो सिचुएशंस हुआ है हमारे कंट्री में, इवन ये पूरा वर्ल्ड में हुआ है, लेकिन हमारे कंट्री में इसका असर बहुत जोर का गिरेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडिया का पॉपुलेशन नियर अबाउट 135 करोड़ अप्रॉक्स, और भी ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं। उसके अंदर अगर ऐसा लॉकडाउन चल रहा है लास्ट 40-50 डेज से, इसके अंदर आप देखो कि बिजनेस, मैक्सिमम बिजनेस जहाँ स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विस यूनिट, सारा का सारा बंद है। और ऐसा सिचुएशंस में इंडिया में मैक्सिमम 30% से भी लोग, ज़्यादा लोग, कम से कम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पे है। और करेंटली जो न्यू डेटा आया है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इंडिया में गरीब का संख्या और बढ़ गया। एक डेटा है कि जो न्यूली जॉब होल्डर है, न्यूली जॉब होल्डर मतलब आप लोग समझते होंगे, जो लोग 20 से लेके 30 के बीच में जो लोग जॉब होल्डर थे, मतलब जिनको जस्ट अभी अभी जॉब मिला था, ऐसा लोगों का संख्या करीब 2.7 करोड़ के आसपास, ऐसा यूथ पॉपुलेशन जिनका जॉब सिर्फ अप्रैल में जा चुका है। शायद आप लोग बोलोगे कि सर क्लास शुरू करते ही आप डरा रहे हो। नहीं सर, डराने का बात नहीं है, मैं बस आपको करंट सिचुएशंस के साथ एक इन्फॉर्म करा रहा हूँ कि आपको पता चले कि आप लोग, एक ये न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि आप लोग रियलाइज कर पा रहे हो, ये जो एक मतलब जो भी सिचुएशंस आ रहा है, ये 2020 का प्री कोरोना स्टेज एक अलग था, और पोस्ट कोरोना जो स्टेज आ रहा है ये अलग है। और ये दोनों स्टेज में आपका, प्री कोरोना स्टेज का, नॉट ओनली आपका, मेरा, इवन प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मतलब फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेके लेबर क्लास तक हर एक इंसान का लाइफस्टाइल बदलने वाला है, लाइफ का सोच बदलने वाला है, और ऑलरेडी बदल चुका है। और जो लोग नहीं बदलेगा उनको आगे दिक्कत होगा। तो क्योंकि बात बिजनेस रिलेटेड है, और आपको पता है कि रिसेंटली कल या परसों में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया। वो जो है वो मैं आप लोगों के साथ आगे आके डिस्कशंस करूंगा कि ये 20 लाख करोड़ जो बिजनेस को बूस्ट अप करने के लिए डेवलप किया, या फिर वो जो बनाया, उसको किस तरह से गवर्नमेंट यूज करना चाहता है। उसमें 5.5 लाख करोड़ के आसपास एमएसएमई के लिए ऑलरेडी एक अलॉटमेंट हो चुका है। अब पॉइंट ये कि अलॉटमेंट तो हुआ है, लेकिन ये अलॉटमेंट ठीक तरह से लोगों के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, इसके ऊपर तो डिपेंड करता है हम लोग का, पंचायत से लेके, म्यूनिसिपैलिटी से लेके, हर एक छोटा मोटा नेता से लेके पूरा का पूरा सिस्टम पे डिपेंड करता है। लेकिन गवर्नमेंट का एक कोशिश है कि बिजनेस को फिर से रीडेवलप किया जाए। तो क्योंकि बिजनेस को रीडेवलप करने के पीछे का एकदम एक कॉमन पैटर्न नहीं है कि बिजनेस डेवलप होगा तो देश भी बचा रहेगा, क्योंकि बिजनेस से जो भी रेवेन्यू अर्न होगा उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को, वहां से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। हाँ, मतलब हम लोग ये इनकम टैक्स के साथ बिजनेस इनकम को क्यों जोड़ना चाह रहे हैं, और वो भी आगे के डेट में ये और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिजनेस जितना डेवलप करेगा गवर्नमेंट के पास उतना पैसा होगा। बिजनेस अगर डेवलप नहीं कर पाएगा तो गवर्नमेंट के पास टैक्स का पैसा जाने में भी दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस का हालत खराब है। अभी तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज सिस्टम पे जा रहा है। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, ये तो इंडियन जीडीपी का अप्रॉक्स 10% है। इंडियन जीडीपी नियर अबाउट $3.2 ट्रिलियन का जीडीपी है 135 करोड़ के लिए, वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट जीडीपी
यूपी है, लेकिन थर्ड हाईएस्ट हो सकता है, लेकिन यूएस एंड चाइना काफी आगे है। दूसरा बात कि इतना बड़ा जीडीपी का 10%, अप्रॉक्स 10%, 20 लाख करोड़ पैकेज तो दे दिया। अब इसको देखना पड़ेगा कि आगे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है। लेकिन हम लोग आज मेनली इनकम टैक्स में फोकस करेंगे, जो हम लोगों का मेन टॉपिक है। इनकम टैक्स किस तरह से प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन से गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए अपना प्रोविजंस को बनाया है, इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जो प्रोफार्मा है, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास में एक बार डिस्कशंस कर चुके थे, मैं फिर से एक बार आप लोगों को उसको रिकॉल कराऊंगा। आप एक बार देख लो कि बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो पैटर्न है वो मेनली इसमें ये प्रोफार्मा में आप देख सकते हो। प्रोफार्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस। अच्छा, एक बार मैं आप लोगों से एक बात करूंगा, क्योंकि देखो हम लोगों का लाइव पढ़ने का आदत है कि आप लोग का फीडबैक मुझे जरूरी होता है हमेशा पढ़ते पढ़ते। तो एक बार हाँ या ना में जवाब दो कि आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो ये वीडियो कॉलिंग के थ्रू से। ओके चलो, मतलब तभी मुझे ना थोड़ा तसल्ली होता है कि हाँ चलो कुछ समझा, मतलब हो रहा है कुछ काम। ओके, अब देखो कि पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि बिजनेस एंड प्रोफेशंस का जो मेन फंडामेंटल पैटर्न है कि ये बेसिकली एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जैसा काम करता है। आप लोग जैसे अकाउंटेंसी पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किए होंगे बचपन में, तो वही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो पैटर्न है वही बीपी में काम करता है। और बीपी में ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जाता है? ये इसलिए आ जाता है क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन करता है, और अपने हिसाब से अकाउंट्स को मेंटेन करने के टाइम पे ऐसा बहुत सारा इनकम हो सकता है कि जो अपने बिजनेस में ना शो करे, या फिर ऐसा बहुत सारा खर्चा हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है जो अपने बिजनेस में वो शो कर दे। जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है उसको बिजनेस में दिखा देता है, और जो बिजनेस का इनकम नहीं है कभी कभी उसको बिजनेस का इनकम भी शो कर देता है, या फिर कभी कभी उसको बिजनेस का इनकम नहीं दिखाता है। जो बिजनेस का इनकम है उसको बिजनेस के इनकम से आउट कर देते हैं। इसके पीछे बिजनेसमैन का कभी कभी जानबूझ के करते हैं, कभी कभी उनको उतना नॉलेज ना होने के कारण हो जाता है। और फिर अब आपको एक चीज बता दूं, अकाउंट्स मेंटेन करने का सिस्टम और इनकम टैक्स मेंटेन करने का सिस्टम दोनों अलग है, क्योंकि आपको पता है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाते हैं, और अकाउंटिंग का जो गवर्निंग बॉडी है वो अलग, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो गवर्निंग बॉडी है वो भी अलग। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का जो गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी है वो भी अलग। तो दोनों अलग अलग तरीके से अपना अपना हिसाब दिखता है, तो इसलिए इन अकाउंटेंसी से ही टैक्स भरा जाता है, लेकिन फिर भी दोनों का मेंटेन करने का सिस्टम अलग है। अब यहाँ पर पॉइंट है कि नेट प्रॉफिट जो भी बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाएगा, उसके साथ हमें कुछ चीज ऐड करना पड़ता है और कुछ चीजों को लेस करना पड़ता है, जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा याद होगा। अब लेस क्या करेंगे और ऐड क्या करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग कॉपी में किए होंगे कि अलाउड डू नॉट टच, मतलब जो बिजनेस में अलाउड है उसको टच नहीं करना है, और जो अलाउड नहीं है सिर्फ उसी को लेके हम लोगों को काम करना है। अब अलाउड नहीं है और अलाउड है ये क्या चीज है, ये आगे आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग ये प्रोफार्मा देखें, यहाँ पर सबसे पहले ऐड में बात किया, ऐड इन द सेंस एक्सपेंस डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट अलाउएबल। मतलब ये सब एक्सपेंस डेबिट कर दिया गया पीएल में, बट ये डेबिट करना अलाउड नहीं था। ठीक है, ये डेबिट करना मतलब नॉट अलाउएबल है ना, तो डेबिट करना अलाउड नहीं था। जैसे कि डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब जो डेप्रिसिएशन कर चुका है, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा कहानी है, क्योंकि इनकम टैक्स अपना अलग अलग डेप्रिसिएशन बताता है। इसलिए इनकम टैक्स तो पहले ये डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है, और बाद में इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन जो होता है उसको लेस करके एक एडजस्टमेंट किया जाता है। डेप्रिसिएशन में हम लोग बाद में बात करते हैं। उसके अलावा दूसरा पॉइंट में बात करते हैं, जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स डिसअलाउड है 40A सबसेक्शन 2 में। जिन लोगों का एमसीक्यू बेस्ड पेपर है उन लोगों के लिए ये सब छोटा छोटा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मतलब स्पेशली सीए जैसे में उनका तो पूरा लेंदी पेपर होता है, लेकिन जैसे कि सीएस में मैं बता दूं क्योंकि उनका एमसीक्यू बेस्ड है, तो उनके लिए छोटा छोटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी सीए सीए में तो पूरा ही जानना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। इनकम टैक्स डिसअलाउड है क्योंकि इनकम टैक्स में आप इनकम टैक्स को खर्चा हिसाब से नहीं दिखा सकते, इसलिए उसको ऐड किया जाएगा। मतलब यहाँ पर वो एक्सपेंस जो डेबिट कर दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस में, बट वो अलाउएबल नहीं है। और क्या पॉइंट है, 30% ऑफ सम पेबल टू रेसिडेंट ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स और हैज नॉट बीन रेमिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) आफ्टर डिडक्शन डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 1IA, the same is allowable in the year in which tax is deducted and remitted। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ये आ जाता है आपका 30% ऑफ द सम पेबल टू रेसिडेंट
ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, मतलब जिसमें से टैक्स डिडक्ट करना था, मतलब टीडीएस काटना था एट सोर्स से, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब टीडीएस काटना था, ये हैज नॉट बीन रेमिटेड, मतलब ये रेमिटेंस नहीं हुआ, मतलब टीडीएस काट के जो टीडीएस का पैसा जो रेमिट होना चाहिए था वो रेमिट नहीं हुआ ऑन और बिफोर ड ड्यू डेट के हिसाब से। ये ड्यू डेट का जो चैप्टर है ना वो 139(1), ये ड्यू डेट का एक अलग, इनकम टैक्स में ना एक ड्यू डेट का पूरा अलग चैप्टर्स होते हैं, वहां पर इसका डिटेल्स बताया गया है। आफ्टर डिडक्शंस डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन आई, इसके ऊपर ना वो डिडक्शंस वाला चैप्टर में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर शायद आपको पूरा समझ ना आए, आगे आगे समझ आ जाएगा। मैं बस आप लोगों को ना एक बार रीड करा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रीड करा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 4 में अगर आप देखते हैं कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स सर्विस और फैसिलिटीज टू ए रिलेटेड पर्सन, अगर कोई रिलेटेड पर्सन की, इसके ऊपर एक सम्स किए थे क्लास में, मुझे जितना याद आ रहा है कि एक रिलेटेड पर्सन को कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का दाम थोड़ा कम है, ठीक है, तो उसको रिलेटिव को देख के ज्यादा दाम में सेल दिखा रहे हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है, अगर ज्यादा दाम में सेल दिखाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वहां पर खर्चा ज्यादा दिखेगा, और एक्सपेंस ज्यादा दिखाने के कारण मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, जिसमें मेरा इनकम टैक्स लो हो जाएगा। इसमें देखिए पॉइंट बहुत अच्छे से बोला होगा, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स और सर्विस और फैसिलिटीज टू अ रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट द सेम इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल, मतलब या तो बहुत ज्यादा या फिर ऐसा दाम जो रिजनेबल नहीं है, इन द ओपिनियन ऑफ एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर, मतलब जो इनकम टैक्स का असेसिंग ऑफिसर है, उनको लग रहा है कि ये अमाउंट जो है ये एक मतलब सिक्स सेंस काम करता है एओ का, कि इसका दाम मार्केट में इतना नहीं है। सपोज एक आपका कोई भी बिजनेस हो, उस प्रोडक्ट का दाम आप नॉर्मली मार्केट में एक एक यूनिट का आप 200 रुपीज करके देते हो, लेकिन आप रिलेटिव को 300 के दाम पे दिखा रहे हो या फिर बहुत ज्यादा कम में दिखा रहे हो, वट एवर बी द रीजन। तो ये अगर कभी भी उनको लगे कि या ज्यादा एक्सेसिव दिखा रहा है या फिर बहुत ज्यादा अनरीजनेबल दिखा रहा है, तो ये दोनों चीज इनकम टैक्स में मतलब बिजनेसमैन दिखा देता है, लेकिन ये मतलब रियल केस में बाद में जब असेसिंग ऑफिसर उसको एसेस करते हैं तो उनको इसका अगर भनक लग जाए तो वो इसको ना चेंज करता है और वहां पर वो फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसको कैलकुलेट करता है। ये सब कैलकुलेशन हम लोग आगे आगे देख लेंगे। ये भी डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन 2। एनी पेमेंट टू अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर को पेमेंट करता है इन केस ऑफ फार्म ओनली, मतलब पार्टनरशिप फार्म के केस में, बाय वे ऑफ सैलरी पेमेंट, फार्म के पार्टनर को पेमेंट हो रहा है, क्या क्या तरह से पार्टनर को पेमेंट हो सकता है, या तो पार्टनर फुल टाइम ड्यूटी देता है तो पार्टनर अपना सैलरी उठाता है, पार्टनर कैपिटल दिया तो उनको इंटरेस्ट दे रहा है, पार्टनर बोनस ले रहा है, पार्टनर कमीशन ले रहा है कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए, और रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ प्रेस्क्राइब लिमिट, ठीक है, मतलब जितना बोला गया था उससे ज्यादा अगर ये सब ले रहा है तो उस केस में भी वो डिसअलाउड हो जाएगा 40B के हिसाब से। ये सब मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, एक एक पॉइंट मैं जो बता रहा हूँ। हेलो, हाँ सर, ओके थैंक यू। ओके, एनी एक्सपेंडिचर मतलब ये सब वो सब एक्सपेंसेस या फिर इनकम है जो बिजनेस का पीएल में नहीं आना चाहिए था, जो इनकम टैक्स उसको रेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है। ये अभी मैं प्रोविजन बेसिस में बता रहा हूँ, आगे जब सम सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बस रीड करा रहा हूँ कि कैसा था हम लोग का पढ़ने का सिस्टम, उसको मैं बस आप लोगों को रीड करा के एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स टू ए पर्सन एक्सीडिंग ₹10,000, अगर 10,000 से ज्यादा किसी को कोई एक्सपेंडिचर हुआ है और पेमेंट किया जा रहा है इन ए सिंगल डे, इन ए सिंगल डे मतलब एक ही दिन में, इज मेड अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट, यूज ऑफ ईसीएस थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब अगर आप किसी को भी कोई एक्सपेंडिचर होता है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट टू ए पर्सन एक्सीडिंग 10,000 इन ए सिंगल डे, मतलब एक पर्टिकुलर डे में अगर किसी को आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो और पेमेंट करने का तरीका क्या है, अकाउंट पे चेक के थ्रू से नहीं है, अदरवाइज देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अगर अकाउंट पे चेक से कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, बैंक ड्राफ्ट से कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम। ईसीएस मोड, ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ये भी एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। ये सिस्टम पे क्या होता है कि आप जो भी आपको अगर किसी को कुछ पेमेंट करना होता है ना, तो क्या होता है कि वो पेमेंट करने के लिए ना वो आपके साथ पहले ही ना एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वो ईसीएस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स और
वो उसका पूरा परमिशन ना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हो कि भाई जैसे जैसे हर मंथ का, जैसे वो नॉर्मली ऐसे बता सकते हैं कि जो ईएमआई पैटर्न होता है ना, कि हर मंथ का एक पर्टिकुलर डे में आपका ईएमआई काटा जाता है, वो भी ना एक ईसीएस पैटर्न में ही होता है कि देखना है कि 2 तारीख या 3 तारीख में आपका ईएमआई कट जाता है। ये आप घर पे भी पापा को पूछेंगे तो वो भी बता सकते हैं आपको। तो ये ना ईसीएस पैटर्न पे होता है कि आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स और एवरीथिंग वो ना लेके रखा है और आपको ना एग्रीमेंट में साइन भी करा के रखा है, और वो बैंक भी उसको आपका एक्सेप्टेंस मानता है, तब जाके वो उसको क्लियर कर देता है। तो अगर ये सब तरीका है जैसे कि जिसका प्रूव है, मतलब बैंक चेक, बैंक ड्राफ्ट, अकाउंट पे चेक, ये सब का प्रूव है, लेकिन अगर एक्सेस 10,000 से ज्यादा आप कैश में किसी को कुछ दे रहे हो या फिर दूसरा कोई वे से उसका प्रूवमेंट होना मुश्किल है, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, वो अलाउड नहीं है, इसलिए इसको भी डिसअलाउड करके रखा है अंडर सेक्शन 40 ए सबसेक्शन 3 में। ओके, क्लियर ना ये पॉइंट? हेलो? हाँ हाँ सर। Okay. Thank you. Certain sums payable by the SSE which have not been paid during the relevant previous year in which the liability was incurred on or before the due date for filing return under section 139(1). ये रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट से पहले जो होना चाहिए था वो 139(1) में बोला गया। मैं हम लोग अभी 2 मिनट पहले बात किए थे। कुछ सम्स पे करना था पेबल बाय द एसएससी व्हिच हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में पेमेंट करना था। जैसे कि आप लोगों को मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का खेल क्या है। जैसे करेंटली प्रीवियस असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 2021 ना? 2021, तो 2021 असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर चल रहा है 1920। तो 19 मतलब नॉर्मल अगर बात किया जाए तो 1920 का टैक्स 2021 पे पेमेंट किया जाएगा, है ना? तो 1920 में जो भी इनकम हुआ है उसका टैक्स पेमेंट करने का टाइम है 2021। असेसमेंट ईयर पे क्या होता है, कैलकुलेशंस होता है, और 1920 जो प्रीवियस ईयर था वहाँ उसमें जो इनकम हुआ है उसका कैलकुलेशंस करके नॉर्मल लेवल पे असेसमेंट ईयर पे टैक्स पेमेंट किया जाता है। ये नॉर्मल सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सर्टेन सम्स पेबल बाय द एसएससी, जो एसएससी को पे करना था, व्हिच हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब सपोज 1920 का प्रीवियस ईयर का जो टाइम था उसमें पेमेंट नहीं हो पाया, in which the liability was incurred on or before the due date for filing return under section 139(1) in respect of that previous year। ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का था केस, तो वो नहीं हो पाया, तो वो भी करंट ईयर में हम नहीं दिखा सकते, तो जो डिसअलाउएबल हो जाएगा 43B में। ये भी एक बहुत ही डिस्क्राइब सेक्शन है ये 43B, इसको भी आगे डिस्कशंस करेंगे। पर्सनल एक्सपेंस में अगर बात करें तो पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस पे कैसे दिखा सकते हैं? पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस पे अलाउड नहीं है, मतलब हमारा पर्सनल खर्चा हम बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना दिखा सकते हैं। अगर पर्सनल खर्चा को बिजनेस पे दिखाए तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। ये इनकम टैक्स में हम लोग खुद को ना हमेशा एक इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे ही सोचेंगे। ठीक है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर का काम ये होता है कि वो सरकार का पैसा ना मारे। ठीक है, लेकिन और भी एक दूसरा जगह है कि एज ए टैक्स कंसल्टेंट आप लोग आगे जाके इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो गवर्नमेंट का एग्जाम क्रैक करके, और सीए सीएमए लोगों के लिए ये बहुत ही एडवांटेजेस एक मैटर होता है। लेकिन अगर बाद में जाके आप इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं बनते हो, सपोज आप अगर एक आप टैक्स कंसल्टेंट बनते हो, तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपका क्या काम होता है कि आपका जो क्लाइंट है वो गवर्नमेंट के घर में जितना हो सके कम टैक्स जमा करे। ठीक है, क्योंकि तभी जाके आपका क्लाइंट आपके लिए खुश रहेंगे और आपको अपना अपना फीस भरेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली एज ए टैक्स कंसल्टेंट आप तो इधर का खर्चा उधर दिखा के सरकार का टैक्स कम कर देंगे, लेकिन ये इनकम टैक्स प्रोविजंस जो भी बना है वो इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे सोच के साथ बना हुआ है, मतलब थॉट प्रोसेस उधर से जाएगा। तो वो सिंपल बोलेगा भाई पर्सनल एक्सपेंस तो टैक्स में अलाउड नहीं है, बीपी में आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस में आपका टैक्स कम हो जाएगा। और क्योंकि आप पीएल तो बनाते जानते हो आप लोग, तो आप एक पीएल ड्रॉ करो, पीएल ड्रॉ करके आप बस 2 पर्सनल एक्सपेंस बोल के दिखाओ, और इधर बाय सेल बोल के आप जो भी अमाउंट शो करते हो, तो बाय सेल से पर्सनल एक्सपेंस को अगर जैसे ही आप डिक्रीज कर देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका टैक्स अमाउंट कम हो जाएगा, और जो सरकार को मंजूर नहीं है। इसलिए पर्सनल एक्सपेंस भी नॉट अलाउेबल है। सेक्शन थोड़ा याद रखो, सेक्शन 37। क्लियर है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? नॉट अलाउेबल एज पर सेक्शन 37। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने बिजनेस में अचानक से कोई कैपिटल खर्चा कर दिए, और वो कैपिटल खर्चा आप पूरा का पूरा पीएल में दिखा रहे हो। मतलब
ये अकाउंटेंसी सिचुएशंस में अगर बताया जाए, अकाउंटेंसी में हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो भी कैपिटल एक्सपेंस हम करते हैं लाइक लैंड बिल्डिंग, ये सब कैपिटल है ना, लैंड बिल्डिंग जैसे मशीनरीज, ये सब कैपिटल है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे ही आप बिजनेस में करते हो और उसको आप तुरंत बिजनेस के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां से आप लेस करके शो करते हो, तो आपका मतलब बिजनेस तो लॉस में शो होगा। तब आप बोलोगे मेरा तो बिजनेस लॉस में जा रहा है, हम कैसे टैक्स भरेंगे। तो गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं करता है, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि कैपिटल जो मशीनरीज आपके पास है उसका डिप्रिसिएशन हम अलाउ करेंगे आपको पीएल में दिखाने के लिए, बट कैपिटल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम डायरेक्टली लेस नहीं करने देंगे। क्या ये पॉइंट सही है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट? बताओ एक बार प्लीज। हाँ सर। सबको क्लियर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट? यस सर। ओके ओके ठीक है। मेरे यहाँ पर ना एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है, रुको मैं दिखता हूँ, अगर व्हाइट बोर्ड निकल जाए ना तो कुछ कुछ चीज ना इलाबोरेट करने में सुविधा होगा। एक मिनट वेट। हाँ, एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है आगे ना, मैं नेक्स्ट दिन से भी कोशिश करूंगा। एक ऑप्शन आता है जिस ऑप्शन के थ्रू से मैसेज हो सकता है, तो वो मैं अगर आप लोगों के लिए अलाउ कर दूं तो बार बार आप लोगों को पूछने का दरकार नहीं है। तो आप लोग ना जो भी हाँ या ना डायरेक्ट मुझे बता सकते हो, ये एक अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं स्क्रीन में क्या कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ शो हो रहा है क्या? नहीं। ओके ठीक है। ना। ठीक है, ठीक है ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है ना प्रोविजंस? यस सर। हाँ सर। ओके ओके। ज्योति, हाँ समझ में आ रहा है ना? हाँ रिकॉल हो रहा है? हाँ सर। इंकी, इंकी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ओके, तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर। मतलब ये भी एक बहुत, ये दो तरह का नेचर होता है ना, एक रेवेन्यू नेचर होता है और एक कैपिटल नेचर होता है। रेवेन्यू नेचर मतलब कोई भी आप लोग अकाउंट्स में करते होंगे कि कोई भी छोटा छोटा एक्सपेंस जो हम लोग बिजनेस में करते हैं जो रेवेन्यू टाइप्स में होते हैं, जो एक ही साल के अंदर जो एक्सपेंस का हम लोग यूज कर सकते हैं, और जो यूज मतलब एक साल से ज्यादा चलता है वो कैपिटल नेचर का हो। जैसे आपकी एक बिल्डिंग है और आप उस बिल्डिंग पे कलर करते हो, तो बिल्डिंग में कलर करना ऑब्वियसली कैपिटल नेचर का होगा, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। यस सर। लेकिन अगर बिल्डिंग के अंदर कहीं पर थोड़ा सा कुछ एक नॉर्मल छोटा सा प्लास्टर किए हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा कहीं पर थोड़ा दीवार दीवार में कुछ क्रैक हुआ था, उसको आप बस एक प्लास्टर कर दिए, कि क्या इसको आप कैपिटल नेचर बोलेंगे या फिर रेवेन्यू नेचर बोलेंगे? ये रेवेन्यू नेचर हो जाता है। तो अगर, है ना, तो अगर आपका एक्सपेंस कैपिटल नेचर का हो जाता है तो वो भी अलाउबल नहीं है, क्योंकि कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होने से प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होने से सेम तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे ट्रीट हो जाएगा ना, और उसमें आपका पीएल मतलब आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट बहुत जोर का नीचे आ जाएगा। तो ऐसा करके कोई भी बिजनेसमैन ना आपका अपना खुद का प्रॉफिट को ना कम करने के लिए पागल हो जाएगा। मैं आपको एक बार पीएल का एक वो छोटा सा शो करता हूँ, आपको और थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। मैं शो करता हूँ, एक बार कोशिश करता हूँ आपको। कुछ शो हो रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ एक वाइट हाँ, जैसे दिख रहा है ना? है। हाँ, हाँ ओके ओके, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास ना वो मैं बस अपने माउस से ही दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा हैंड राइटिंग बहुत गड़बड़ हो सकता है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ पर आपका बाई सेल्स बोल के जो भी अमाउंट है या बाई इनकम बोल के जो भी अमाउंट है वो सब आ जाता है। तो आपका इनकम जो है वो इधर शो हो जाएगा। माउस से कर रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, आप लोगों को समझना ही इंपॉर्टेंट है। इधर हम लोग टू एक्सपेंस बोल के दिखाते हैं। अब ये एक्सपेंस अगर कैपिटल नेचर का हो जाए, सपोज मैंने एक बिल्डिंग मतलब मेरा बिजनेस का जो भी मेरा बिजनेस है, मैं उस बिजनेस पे कुछ कैपिटल एक्सपेंस किया जो लाखों या करोड़ों का है। सपोज एक 10 लाख का एक्सपेंस किया मैंने, इतना 10 लाख का। तो जस्ट इमेजिन मेरा सपोज यहाँ 1 करोड़ का इनकम था या सेल्स था, तो 1 करोड़ का सेल से अगर मैं अचानक 10 लाख का जो कैपिटल एक्सपेंस है उसको मैं लेस कर दूं, तो मेरा प्रॉफिट जो है टू नो नेट प्रॉफिट बोल के जो मेरा प्रॉफिट होता है वो टू नेट प्रॉफिट अचानक से बहुत जोर का नहीं गिर जाएगा। और जैसे ही मेरा नेट प्रॉफिट नीचे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टैक्स एक्सपेंस जो है वो बहुत जोर का नीचे आ जाएगा, जिससे मेरा इनकम टैक्स पेमेंट मतलब एक 1 करोड़ से 10 लाख चला गया मतलब 90 लाख का, तो 90 लाख के ऊपर मेरा टैक्स पेमेंट होगा, जहां पर ये बेसिकली गवर्नमेंट को 1 करोड़ के ऊपर टैक्स मिलने वाला था। सिंपली कैपिटल एक्सपेंस हो या कैपिटल नेचर का कोई खर्चा हो, वो दोनों इसी तरह से मैटर आता है। अभी पीडीएफ शो हो रहा है? है सर। हाँ सर। यस सर। ओके, एक्चुअली मैं थोड़ा कुछ चीज़ अभी श्योर नहीं हो पाता इसलिए पूछ लेता हूँ। ओके, तो फिर ये भी समझ में आ गया। सेक्शन 37 सेम पॉइंट है, रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट अलाउएबल एज पर सेक्शन 30 एंड 31, ठीक है, ये थोड़ा याद रखना। ओके, एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, एमोटाइज करना, जैसे कि बेसिकली एमोटाइजेशन वो सब चीज़ का होता है जो बेसिकली इंटेंजिबल्स होते हैं। जैसे टेंजिबल्स का डिप्रिसिएशन होता है और इंटेंजिबल्स का एमोटाइजेशन होता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब चीज जो होता है ना, इसके एमोटाइजेशन कहते हैं। एमोटाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35D, मतलब बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ खर्चा किया जाता है, उसको बाद में एमोटाइजेशन किया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके खर्चा को उठाया जाता है बिजनेस से, मतलब उसको पीएल में शो करके धीरे धीरे करके उसको उठाया जाता है। ये 35D में कहा गया है। इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, कुछ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होता है। 35 डीडीए के अंदर भी कुछ है, आगे डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसके ऊपर। 4/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर टू बी एडेड बैक, इसका 4/5 अमाउंट एड बैक होता है। ये सम्स में सॉल्व करेंगे, अभी बस थोड़ा रीड कर लिए। फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ, अगर कोई कुछ फाइन या पेनल्टी किसी का कुछ होता है लॉ ब्रीच करने के लिए, however penalty in the nature of damages for delay in completion of contract being compensatory in nature is allowable। ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग इनकम टैक्स या मतलब जो भी मेरा टैक्स है, टैक्स पेमेंट करने में मेरा देरी हुआ, तो क्योंकि मेरा टैक्स पेमेंट करने में देरी हुआ तो गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर क्या चार्ज किया? पेनल्टी चार्ज कर दिया। अब पेनल्टी मैंने चार्ज कर दिया, तो पेनल्टी चार्ज कर दिया, फिर गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट मेरे ऊपर पेनल्टी चार्ज कर दिया, तो मैंने क्या किया? पेनल्टी को भी एक्सपेंस करके शो करना चालू कर दिया। मैंने क्या किया? टू एक्सपेंस बोल के पेनल्टी को भी शो करना चालू कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या पेनल्टी मतलब जो मुझे पेमेंट करना था, फिर मैंने गलती किया और गवर्नमेंट ने मुझे पेनल्टी लगाया, और क्या वो पेनल्टी भी मैं मतलब लेस कर सकता हूँ? यहीं पर सवाल है, नहीं कर सकते। नॉर्मली पेनल्टी मतलब लेस नहीं होता, क्योंकि आपको जो करना था, आपने ब्रीच ऑफ लॉ किया, आपको एक सर्टेन टाइम के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए था, लेकिन आपने वो पेमेंट नहीं किया, फिर गवर्नमेंट ने आपको पेनल्टी लगाया, फिर आपने बोला कि वो पेनल्टी एक्सपेंस मेरा एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस है। नहीं, वो तो ब्रीच ऑफ लॉ का एक्सपेंस है, तो वो ब्रीच ऑफ लॉ का एक्सपेंस अलाउएबल नहीं है।
ठीक है, तो यही वाला पॉइंट यहाँ पर बता रहा है मेनली। अब पॉइंट क्या है यहाँ पर कि द पेनल्टी पेड फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ नॉर्मली नहीं अलाउबल नहीं है, बट पेनल्टी इन द नेचर ऑफ डैमेजेस फॉर डिले इन कॉम्प्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये डिले इन कॉम्प्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या खेल है जानते हो? ये ना ये बिजनेस का खेल है। आप लोग जो लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो या फिर थोड़ा बहुत किए होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक चैप्टर होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बोल के। आई होप आप लोग किए होंगे कोई कोई, मतलब स्पेशली सीए में तो जरूर किए होंगे, सीएस में उतना ज्यादा फोकस नहीं है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ अगर बचपन में भी कभी किए होंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जो आप लोग अगर रियल लाइफ में भी देखेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, रोड बिल्डिंग, ब्रिजेस, ये सब बनाने के काम पे ना कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर टाइम पे नहीं बनता है तो जो अथॉरिटी उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उस पे कुछ पेनल्टी चार्ज हो जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होने का जो पेनल्टी है ना, ये ब्रीच ऑफ लॉ वाला पेनल्टी नहीं है, ये बिजनेस का पार्ट है। हो सकता है किसी रीजन में उसने कर नहीं पाया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगा दिया, तो वो पेनल्टी वो बिजनेस का एक्सपेंस मान सकते हैं और उसको वो कंपेंसेटरी नेचर मान के उसको बिजनेस में अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा दो पॉइंट था कि एक पेनल्टी जो मैंने ब्रीच ऑफ लॉ करने के लिए किया वो अलाउेबल नहीं है, बट एक पेनल्टी जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन का था, मुझे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, मैंने को काम करने में 1.5 साल लग गया, तो मेरे ऊपर जो चार्जेस आया कि मैं 1.5 साल के अंदर भी नहीं कर पाया, तो वो 6 मंथ्स के लिए मुझे जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगा गया या फिर मेरा पेमेंट जो काटा गया, वो पेमेंट मैं एज ए एक्सपेंस बिजनेस में शो कर सकता हूँ, वो अलाउेबल है। पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना? हाँ है। यस सर। और क्या है, ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू इनकम व्हिच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ये तो बहुत इजी है, मतलब बहुत सारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो बिजनेस का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको बिजनेस में शो कर देते हैं। जैसे मेरा बिल्डिंग है जहाँ पर मैं बिजनेस चलाता हूँ और उसका म्युनिसिपल टैक्सेस तो होता है, क्योंकि बिल्डिंग कहीं भी म्युनिसिपल एरिया में होता है तो उसका टैक्सेस भरना पड़ता है, तो वो म्युनिसिपल टैक्स मैं क्या किया, बीपी से हटा दिया। तो ये क्या म्युनिसिपल टैक्स बिजनेस का पार्ट है? नहीं, वो तो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में शो होना चाहिए था, तो वो बीपी में अलाउबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉई, सॉरी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80 CCD एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई। ये भी अलग पॉइंट है, इसको हम लोग बाद में सम्स में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह का पॉइंट ना नॉर्मल प्रोविजन में चर्चा करने में थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी बस आपको रीड कराया कि अगर कोई एसएससी को कोई पेमेंट हुआ किसके थ्रू से, एम्प्लॉयर के थ्रू से, बाय कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, उसके पेंशन स्कीम पे एम्प्लॉयर ने कुछ अमाउंट दिया, जो 80 CCD जो अब लोगों के पास मेरे एक देखना एक ये कॉपी दिया हुआ है उसमें भी मिलेगा आपको। 80 CCD के तहत अगर वो 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय होता है तो वो भी एक बिजनेस में वो नहीं शो कर सकता है। ठीक है, तो बिजनेस एक्सपेंस के हिसाब से, ठीक है, नॉर्मली सैलरी क्या होता है, बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉर्मल सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है कि नहीं है? हाँ है। हाँ, तो 2 सैलरी है। करके हम लोग शो करते हैं कि नहीं रियल में? लेकिन वो 80 CCD के तहत कह रहा है कि अगर वो एम्प्लॉय को जो दे रहा है पेंशन स्कीम में, अगर सैलरी का 10% को इंक्रीमेंट कर रहा है तो वो एक्सपेंस अलाउबल नहीं है बिजनेस पे। मतलब इस तरह से तो कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी एम्प्लॉयर क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय के साथ सेटिंग कर लेगा, ठीक है, 2 सैलरी बोल के, और पेंशन तो सैलरी होता है, तो 2 सैलरी बोल के 10% से ज्यादा 15% 20% दे के वहां से उसको हटा देगा और फिर उस क्या करेगा, अपना टैक्स को बचा लेगा। ठीक है, मतलब ये इसीलिए अलग से अलग ये 80 CCD में बोला गया। ठीक है, बाकी सम्स में समझेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट था। ओके, तो ये था कुछ ऐड वाला पॉइंट। अब पॉइंट है कि लेस, मतलब ये सब ऐड क्यों किया गया, ये इसलिए ऐड किया गया क्योंकि इससे मेरा जो मतलब ये सब एक्सपेंस करके प्रॉफिट को कम दिखाया गया था, तो जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाए वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए जो सब एक्सपेंस बिजनेस में शो करके मैंने अपना प्रॉफिट को कम कर दिया था, उसको मैं ऐड करके प्रॉफिट को फिर से उसका ओरिजिनल कंडीशंस पे एज पर इनकम टैक्स में पहुंचा दिया। आई होप की पॉइंट क्लियर है आपको। अब पॉइंट आता है लेस पॉइंट पे। अब लेस क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट। ये अलाउबल है बट वो
टीएल में डेबिट नहीं किया गया, तो जो डेबिट मतलब अलाउेबल है बट डेबिट नहीं हुआ, तो उसको क्या करना चाहिए, लेस कर देना चाहिए। मतलब जहां उसको बिजनेस इनकम से जाना चाहिए था पर वो नहीं किया, तो उसको जाने देना चाहिए बिजनेस इनकम से। जैसे कि मैं आपको बताया कि डिप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स ऐड हुआ, लेकिन डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लेस हो जाएगा। मतलब एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग सिस्टम के हिसाब से डिप्रिसिएशन को वो नहीं मानता, इसलिए इनकम टैक्स क्या करता है, इनकम टैक्स बोलता है अकाउंट्स के हिसाब से जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है वो आप ऐड कर दो और इनकम टैक्स के हिसाब से जो है वो लेस कर दो। तो जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऐड लेस होके। ठीक है, बाकी सम्स करते हुए और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिटेल्स में देख लेते हैं। एडिशनल डिप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एडिशनल डिप्रिसिएशन किसको मिलता है, एट द रेट 20% करके मिलता है ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एट द रेट 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी acquired by an SSE engaged in the business of manufacture or production of any article or thing or generation, transmissions or distribution of power। ये चीज ध्यान रखना, ये जो तीनों चीज बोला गया है, इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ये सब जो मतलब बिग इंडस्ट्रीज है स्पेशली, और जो स्पेशली कुछ पावर जनरेट करते हैं, इनके केस में 20% तक एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है, क्योंकि ये सब यूनिट में जो मशीन्स यूज होते हैं ना, उसमें बहुत जोर का झटका लगता है। मतलब झटका इन द सेंस कि वो सब मशीनरीज ना बहुत जल्दी डिप्रिशिएट होता है, इसीलिए इस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज करने का मौका मिलता है। इसमें क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर जो ओनर है उस बिजनेस का या फिर जो भी उसका ऑर्गेनाइजर है उस बिजनेस का, उनको सुविधा होता है कि अगर ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करता है तो बिजनेस इनकम कम शो होता है, और बिजनेस इनकम कम शो होने के कारण उनको बिजनेस पे बेनिफिट मिलता है। इसका इफेक्ट मैं आप लोगों को आगे जब सम सॉल्व करेंगे आपको पूरा समझ में और आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप प्रोविजंस को प्लीज ध्यान पे रखना। 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, ये तो सिंपल है। 180 डेज मतलब आपको पता है कि 6 मंथ्स है ना, अगर 180 दिन मतलब 6 मंथ से कम यूज में है तब 20% नहीं 10% यूज होता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस साल उसको उस पर्टिकुलर एसेट को एक्विजिशन में लिया जा रहा है, मतलब अपने अधिकार में लिया जा रहा है, अपने अंदर लिया जा रहा है, मतलब जो बिजनेस है। और एक चीज बोला 35%, मतलब 35% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। दो चीज है यहाँ पर, मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि additional depreciation 20% of actual cost of new plant and machinery acquired by an SSE engaged in the business of manufacture or production of any article or thing or generation of transmission of distribution of power। 10% कब होगा, जब less than 180 days यूज होगा। दूसरा और एक प्रोविजन है 35% of the actual cost और 17.5% 17.5% if put to use for less than 180 days in the year of acquisitions, अगर if the manufacture undertaking is set up in the notified backward area। प्लीज ये पॉइंट पे ध्यान देना, वेरी इंटरेस्टिंग जंक्चर है। ये 20% इंक्रीज होके 35% हो सकता है और 10% इंक्रीज होके 17.5% हो सकता है अगर 6 मंथ से कम यूज हो तो 17.5% में जा सकता है अगर इफ द मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग इज सेट अप इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, वन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, 1/4/2015 के बाद। बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड इन द नेक्स्ट ईयर। अगर कुछ मतलब पुट्टी उसके बाद कुछ इधर उधर का बैलेंस रहता है वो नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकता है। ये जो प्रोविजंस है प्लीज इसको ध्यान में रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सम्स करते हुए पूरा क्लैरिटी आएगा, लेकिन फिलहाल आप याद रखो कि नॉर्मल बिजनेस हो, स्पेशली अगर वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्शन, आर्टिकल, थिंग, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो तो 20% ऑफ द डिप्रिसिएशन। अगर वो 6 मंथ से कम हो तो 10% ऑफ द डिप्रिसिएशन। अगर वो बिजनेस तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार का नोटिफाइड बैकवर्ड एरियाज में बनाया जाए तो 35% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, और अगर 6 मंथ से कम हो तो 17.5% लाइक 17.5% अगर 180 डेज से कम दिन का यूज हो तो। और क्या पॉइंट है, ये लेस हो सकता है। Next bullet, deduction at the rate of 15% of actual cost of new plant and machinery under section 32 AD in case of a manufacturing undertaking enterprise set up in a notified backward area। ठीक है, ये सब ना आगे जाके ना एक मतलब अलग अलग प्रोविजंस का एक बहुत
इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ना समरीटिकली याद हो जाएगा कि डिडक्शन मिलेगा 15% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी यूज होता है अंडर सेक्शन 32 AD में, इन केस ऑफ ए कब किस केस में होगा, इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग एंटरप्राइज सेटअप इन ए नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल ऑन और आफ्टर 1/4/2015। मतलब यहाँ पर अगर किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग होता है बैकवर्ड एरियाज में, तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी का 15% डिडक्शन उनको मिलेगा। सेक्शन क्या है, एज पर 32 AD डिडक्शन मिलेगा। हाँ, दिस इज नॉट अ डेप्रिसिएशन, दिस इज अ डिडक्शन। ये स्पेशल छूट, ठीक है, जैसे कि आप लोग हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शंस देखे हैं, उसी तरह का स्पेशल छूट जो 32 AD देता है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये स्टेट अगर चेंज कर देगा तो नहीं होगा, स्टेट याद रखिएगा। नेक्स्ट, वेटेड डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन और कंट्रीब्यूशन फॉर रिसर्च अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, 35 सबसेक्शन 2AA, 35 सबसेक्शन 2AB इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रिसर्च के लिए डिडक्शन मिलता है, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ PL एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर एक्स्ट्रा कुछ होगा तो डिडक्शन मिलेगा, ये सम्स में पता चल जाएगा। इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। कुछ इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन है, मतलब अगर किसी में कोई बिजनेस किसी पर्टिकुलर जगह में इन्वेस्टमेंट करता है और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ मतलब इनकम तो होता है ना, इन्वेस्टमेंट से इनकम करने के लिए होता है, लेकिन कुछ बिजनेस के लिए, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए इस तरह का डिडक्शन मिलता है जो 35 AD बताया। ये 35 AD सेक्शन जब डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे वहां पर और जोर से बात करेंगे। ये था कुछ स्पेशल जो लेस अमाउंट है, लाइक डिप्रिसिएशन एंड डिडक्शंस वाला पॉइंट था। इसके अलावा और भी एक जगह है जहां पर इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ PL, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिटेड हो चुका है बट नॉट टैक्सेबल। मतलब ये टैक्सेबल अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट ऑफ PL में क्रेडिट हो चुका है और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड। मतलब ये दूसरा किसी हेड का पॉइंट है, लेकिन बिजनेस के हेड में क्रेडिटेड हो चुका है, ठीक है। तो क्रेडिट हो चुका मतलब इनकम शो हो चुका है। तो जो इनकम, मतलब क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मतलब इनकम, यहाँ पर डेबिट मतलब एक्सपेंस। तो मतलब जो इनकम बिजनेस का है नहीं, वो इनकम हम बिजनेस में नहीं दिखा सकते, वो दूसरा हेड का है। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स है, लाइक डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1034। ये हम लोग सम्स करते हुए बहुत बार इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो डिविडेंड हमें मिलते हैं कोई भी कंपनी से, ये तो अदर सोर्स का इनकम होता है ना। डिविडेंड इनकम बेसिकली अदर सोर्स का इनकम होता है, एक्सेप्ट उनके लिए जिनका बिजनेस, मतलब जो शेयर मार्केट का बिजनेस करते हैं, उनके लिए डिविडेंड में भी हो सकता है उनका बिजनेस इनकम हो। लेकिन इन मैक्सिमम केस जो हम आप जैसे मैक्सिमम लोग जो मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए करते हैं, उनके केस में, एक सेकेंड, हाँ आता हूँ। थोड़ा सा चला गया था। ओके, तो फिर हेलो यस सर। आप लोग हो ना सर? यस सर। समझ में आ रहा है ना? हाँ सच बोलना। हाँ है सर। ओके मोहितोष মরে গেল নাকি রে? আছি বোঝা যাচ্ছে তো? हाँ हाँ ओके म्यूट कर दे भाई सब कोई। डिविडेंड इनकम एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 115 BBDA। हाँ, सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 क्या बताता है हमें? सेक्शन 10 सबसेक्शन 34 यही बताता है कि नॉर्मली डिविडेंड इनकम वो अदर सोर्स में मेन इनकम में एग्जेम्प्टेड होता है, वो अलग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि डिविडेंड इनकम क्या बिजनेस में शो हो सकता है? क्या डिविडेंड इनकम बिजनेस का इनकम है? नहीं। अगर कोई बिजनेस किसी जगह में इन्वेस्ट करता है और वहां से उसको डिविडेंड मिलता है, वो उस पर्टिकुलर बिजनेस अथॉरिटी का अदर सोर्स इनकम है, वो अपना बिजनेस का इनकम नहीं बता सकता। तो जो बताता है बेसिकली 115 BBDA। प्लीज इस पॉइंट को रिमेंबर रखना, स्पेशली एमसीक्यू जिनका है वो लोग प्लीज याद रखना। एमसीक्यू सबका है लेकिन फिर भी याद रखना। 115 BBDA। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होता है नॉर्मली सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 पे, ये आप लोग बहुत बहुत अच्छे से जानते हो।
सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड होता है। हाँ, इसका भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस होता है, मतलब लाइक वो कॉफी, टी, रबर, उसका अलग पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोग सम्स भी किए हैं कि कितना परसेंटेज बिजनेस में जाता है और कितना परसेंटेज आपका एग्रीकल्चर में काउंट होता है। उसके ऊपर भी हम लोग क्लास में सम्स कर चुके हैं। जिसका नहीं हुआ वो बाद में कर लेना, लेकिन ये भी हम लोग कर चुके हैं। एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ये बिजनेस इनकम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और सेविंग्स बैंक अकाउंट, अगर आप लोग सिक्योरिटीज लाइक म्यूचुअल फंड्स वगैरह में कोई किसी का इन्वेस्टमेंट है, वहां से कुछ उनको इंटरेस्ट मिला है, या बैंक में सेविंग्स में कुछ इंटरेस्ट मिला है, या फिर एफडी फिक्स डिपॉजिट करके कुछ अमाउंट मिला है, टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एग्रीकल्चर भी अदर सोर्स इनकम में आता है। अगर एग्रीकल्चर में एक चीज याद आ गया कि अगर किसी का एग्रीकल्चरल बिजनेस फॉरेन में है तो फिर वो एक टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन वो भी अदर सोर्स में ही जाता है मेनली। ओके, और ये भी अदर सोर्स हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन। प्रॉफिट एंड सेल, कैपिटल, जो कैपिटल एसेट सेल करके जो कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा, मतलब इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स में जाएगा। तो उसका बिजनेस में क्या काम है, तो वो बिजनेस इनकम नहीं हो सकता। रेंट फ्रॉम सर यस प्लीज, लैपटॉप चार्ज में लगाओ, लगा 12% बचा है। लगा दिए, लगा दिए। तुम लोग गोपी को फोन किए थे क्या? नहीं दिख रहा है इस पे। तो गोपी को कैसे पता चला? पता नहीं, मतलब मैं तो घर रूम लॉक कर दिया, तो गोपी अचानक ऐसे मुझे धक्का लगा के बोला कि लैपटॉप चार्ज करो। अरे बाप रे, अरे लैपटॉप में चार्ज लगा ना तो एक साउंड आता है, तो इसलिए ना मैं लैपटॉप का चार्ज। आप लोग वो साउंड आ रहा है क्या? नहीं। ओके ठीक है, तब साउंड मेरे लिए ही है। चार्ज में बिठा दिया, डोंट वरी। ओके, म्यूट कर ले। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, तो ये कैपिटल गेन का पार्ट है, तो वो बिजनेस में क्या करेगा, कोई काम नहीं है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट किसी को मिल रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर कोई यहाँ पर बोल सकता है कि अगर किसी का रेंट देने का बिजनेस हो तो फिर वो अलग बात, वो बिजनेस तब उसका बिजनेस हो जाएगा, लेकिन फिर भी मतलब इसका नेचर ना हाउस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम करता है ना वो हाउस प्रॉपर्टी में ही शो होना चाहिए, क्योंकि किसी के लिए इनकम टैक्स नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी हेड को बिल्डअप किया। नेक्स्ट इज विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेसेस, गेम्स एटसेट्रा, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आप लोगों को पता है कि ये सब जो इनकम है, लॉटरी मतलब लॉटरी से इनकम करना, हॉर्स रेस से इनकम करना, गेम्स, कार्ड्स, ये सब से इनकम करना, ये सब अदर सोर्स इनकम पे जाता है, तो ये भी बिजनेस में कोई काम नहीं। ये सब नेचर जो है ना इनकम का, आप लोग प्लीज ध्यान रखना, तो जाके आप लोगों के लिए ये बीपी का इनकम सम्स करना बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि बीपी के अंदर ना ये सब ना मतलब ये सब बेफालतू का चीज भर भर के रखता है। तो लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आएगा ना तो फालतू में कैलकुलेशंस में गलती कर देगा। तो मतलब बीपी इनकम समझने के लिए जो बीपी इनकम नहीं है उसको भी समझना जरूरी है। मतलब कंप्लीट नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स रहने से तभी जाके आप बिजनेस एंड प्रोफेशंस का ना कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कुछ गिफ्ट्स वगैरह होता है जो नॉर्मली गिफ्ट्स इनकम भी हो जाता है कभी कभी, जो अदर सोर्स में एग्जेम्प्टेड है। तो क्या अदर सोर्स में एग्जेम्प्टेड है तो क्या उसको बीपी में इनकम कर लेंगे? नहीं, वो अदर सोर्स का ही इनकम मान जाएंगे। मतलब अदर सोर्स में एग्जेम्प्ट है इसका मतलब नहीं कि बीपी के टैक्सेबल है, अदर सोर्स में एग्जेम्प्टेड है इसका मतलब अदर सोर्स में ही उसको टैक्सेबल माना जाएगा। इनकम टैक्स रिफंड नॉन टैक्सेबल, इनकम टैक्स से रिफंड मिलता है। जो लोग इनकम टैक्स भरते हो, स्पेशली बिजनेस लेवल पे भरते हो, उनको पता होगा रिफंड मिलता है। लाइक यहाँ पर मोहितोस मेनली बिजनेस में इनकम टैक्स वगैरह में बहुत अच्छा काम करता है, अपने घर के लिए, अपना भी है उनका, तो मोहितोस को पता होगा। हाँ मोहितोस, रिफंड मिलता है ना? हाँ, मतलब रिफंड कैसे मिलता है कि मतलब कभी कभी एक्सेस भर देते हो टाइम से पहले, एडवांस टैक्स में जो एक्स्ट्रा मिलता है, एक्स्ट्रा भर देते हैं एडवांस हम। टैक्स में एक्स्ट्रा पेमेंट कर देते हैं। एडवांस टैक्स वही। क्या होता है मैं एक बार बता दूं कि ये भी एक टॉपिक है आप लोगों के लिए। एडवांस टैक्स वो होता है कि जैसे मानो कि अभी 2021 चल रहा है ना, तो 2021 में हमारा जो इनकम है ये 2021 का टैक्स हमें कब भरना चाहिए? 21-22 में भरना चाहिए। लेकिन अगर मैं 21-22 का 21 में ही भर दिया, ठीक है, मतलब इनकम पूरा पूरी जनरेट होने से पहले ही अगर मैं इनकम टैक्स गवर्नमेंट को दे देता हूँ, सर कैसे दे सकते हैं?
दिस इज ऑन एजम्पशन बेस्ड कि एक आइडिया मिल जाता है कि अगर लास्ट ईयर इस बिजनेस में इतना इनकम हुआ था तो नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर में क्या इनकम हो सकता है। जैसे इस मतलब एक आइडिया के हिसाब से एक ट्रेंड के बेसिस में ये टैक्स दे दिया जाता है। तो कुछ बिजनेस के लिए तो ये मैंडेटरी है, लाइक मल्टीनेशनल बिजनेस के लिए तो ये सब मैंडेटरी है, लेकिन बाकी बिजनेस भी कर सकता है कि वो चाहे तो अपने हिसाब पे मतलब अपनी इच्छा से एडवांस टैक्स दे सकता है, कुछ बेनिफिट भी मिलता है किसी किसी केस में इस सब मैटर में। तो पॉइंट है कि अगर एडवांस टैक्स देने के टाइम पे सपोज तुम्हारा टैक्स होने वाला था इस 2020-21 का 10,000, ठीक है, तो 2021 में तुम्हारा टैक्स होने वाला था 10,000, लेकिन तुमने गवर्नमेंट को भर दिया 12,000 क्योंकि तुमको लगा था इनकम थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसलिए तुमने ज्यादा भर दिया, ठीक है। तुमको लगा था नॉर्मली होना चाहिए था क्या, नॉर्मली होना चाहिए था 10,000, मतलब जो बाद में पता चला कि तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट 10,000 है, लेकिन तुम एडवांस कर चुके थे कितना 12,000, मतलब गवर्नमेंट के घर में तुम 12,000 का टैक्स भर चुके थे, तुमने 2,000 एक्स्ट्रा भर दिया था ना, तो बाद में क्या करता है गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देता है, यही होता है ना मोहितोष। हाँ, और एक बार होता है वो टीडीएस में, टीडीएस में भी होता है, टीडीएस भी ऑल्सो एडवांस टैक्स, वो भी एडवांस टैक्स पैटर्न है। वो सैलरी वालों के लिए वो टीडीएस वाला सैलरी होता है, वालों के भी होता है, हाँ टीडीएस काट लेता है। तो ये जो 2,000 एक्स्ट्रा तो तुम्हें बाद में मतलब ये तुम्हारा ही रिफंड है, क्या रिफंड में इंटरेस्ट मिलता है मोहितोष? बिजनेस में मिलता है, सैलरी टीडीएस में नहीं मिलता है। टीडीएस में नहीं मिलेगा, लेकिन बिजनेस में ये कभी कभी इंटरेस्ट के साथ भी मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट अमाउंट उसमें कैलकुलेट हो जाएगा तो उसमें भी अगर वो एसएससी आपका जो एसएससी ऑफिसर उसका फॉल्ट होगा तभी, अगर हाँ, वो इमीडिएटली मिल जाएगा उसमें नहीं मिलेगा, मगर वो अगर कोई केस चलेगा 2 साल 3 साल तक उसका इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जैक्टली मतलब अगर एसएससी ऑफिसर का कुछ फॉल्ट हो तो मतलब नॉर्मली गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगा आपको इंटरेस्ट दे, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट क्लेम होने का जगह होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो रिफंड आपको मिला, ये रिफंड आपके लिए क्या है, ये रिफंड आपके लिए टैक्सेबल मतलब आपका ये बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है। ये जो रिफंड आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, ये आपका बिजनेस इनकम नहीं है, इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, तो ये भी आपका टैक्सेबल नहीं है, तो ये भी अदर सोर्स में जाएगा, तो ये बीपी में आप नहीं शो कर सकते। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मतलब इनकम टैक्स रिफंड, अभी मैं बात कर रहा था कि इनकम टैक्स रिफंड में मानो कि आपको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। जैसे कि ये जो हम लोग यहाँ पर 2,000 का जो रिफंड हमें मिला था, सपोज इसमें हमें 200 का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो ये जो 200 का हमें इंटरेस्ट मिला, ये भी तो मेरा इनकम है, तो क्या ये इनकम टैक्सेबल होगा? तो ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसका भी जो सोर्स है वो भी अदर सोर्स में जाएगा, उसको भी बीपी में नहीं मानेंगे। मतलब एक गजब का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि बिजनेस का ही इनकम टैक्स है, बिजनेस का ही रिफंड है, बिजनेस का ही रिफंड का इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी उसको बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे, उसको अदर सोर्स इनकम मानेंगे। इसका एक बेसिक फंडामेंटल पैटर्न है कि इनकम टैक्स का इंटरेस्ट कमाना आपका मेन सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं था। बिजनेस इनकम में वही इनकम को मेनली लिया जाता है। बिजनेस इनकम का मेन कैरेक्टर यही है कि जो बिजनेस का इनकम है, जो बिजनेस का हार्डकोर बिजनेस एक्टिविटीज है, वही इनकम को बिजनेस इनकम माना जाता है। जो बिजनेस का हार्डकोर एक्टिविटी नहीं है, उसको बिजनेस का इनकम नहीं माना जाता है। दिस इज द मेन थीम ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशंस इनकम। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर है। लास्ट ऐड क्या करेंगे, कुछ डीम्ड इनकम भी आता है। डीम्ड इनकम में मतलब मान लेंगे कि ये इनकम है बिजनेस का, लाइक बैड डेब्ट। बैड डेब्ट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 इन एन अर्ली प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में उसको बैड डेब्ट माने थे, नाउ रिकवर, लेकिन अभी वो रिकवर हो चुका है। मतलब लास्ट ईयर हमें लगा था कि ये मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन अचानक से जिसको मैंने बैड डेटर मान लिया था, वो बैड डेटर अचानक से अपना कैरेक्टर को गुड बना के आ गया और वो गुड डेटर बन गया। और जैसे ही वो गुड डेटर बन गया, वो रिकवरी मेरे को हो चुका, तो मेरा किस्मत अच्छा था। लेकिन वो तो मैंने डिडक्शन कर दिया था ना अंडर सेक्शन 36(1) में खर्चा दिखा के, तो वो मेरे को डिडक्शन मिल गया था, लेकिन अभी अचानक वो मेरा इनकम हो गया। तो बाद में अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है ना, तो वो रिकवरी इनकम में इनकम के हिसाब से शो करना पड़ेगा मुझे, डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 41 सबसेक्शन 4। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक सेक्शन है, प्लीज इसको याद रखना। एंड रेमिशन और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लायबिलिटी डीम्ड एज इनकम। रेमिशन और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लायबिलिटी, अगर आपका कुछ बिजनेस करने का लायबिलिटी हो, जो आपको कुछ लायबिलिटी है जो आपको रेमिट कर दिया गया, या फिर आपका लायबिलिटी
चला गया, मतलब रेमिट पहले लाइबिलिटी था अभी लाइबिलिटी नहीं है, या फिर लाइबिलिटी किसी और पे रेमिट हो गया, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक फायदा का बात है कि आपका लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी आपके लिए एक तरह का एक्सपेंस है, मतलब लाइबिलिटी आपको देना पड़ता है। लेकिन अगर आपका वो लाइबिलिटी अभी सीज हो गया, इसका मतलब आपका लाइबिलिटी अभी नहीं है, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, जो आपको देना था अभी आपको नहीं देना है, तो ये आपके लिए एक इनकम हो जाएगा। आपको देना था लेकिन अभी नहीं देना है, आपका लाइबिलिटी था, अचानक से बैंक बोल दिया। जैसे रिसेंटली एक चीज क्या हुआ, रिसेंटली जैसे ईयर एंड जो था हम लोग का टैक्स पेमेंट का लास्ट टाइम था, बहुत सारा पेमेंट का टाइम था, तो गवर्नमेंट ने उसको प्रोमोट करके जुलाई तक कर दिया, ऐसा बहुत सारा प्रोविजंस रिसेंटली लाया। या रिसेंट और भी कुछ लोन वगैरह जिन लोगों का था, उनका लोन का जो इंटरेस्ट वगैरह था, स्पेशली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में, वो सब लोन इंटरेस्ट को गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि छोड़ रहा है। तो ये लाइबिलिटी था आपका, लेकिन अभी अचानक से गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं, लाइबिलिटी मतलब वो बोलते हैं ना, हम लोग उसको बंगाली में बोलते हैं मुकूब कर देना, मतलब वो छूट दे देना, एग्जेम्प्ट कर देना। तो लाइबिलिटी अचानक हट जाता है, तो अचानक आपका वो क्या हो जाता है, एक तरह का इनकम हो जाता है। खर्चा ना होना भी एक तरह का इनकम है, तो इसलिए ये भी डीम्ड इनकम हो जाएगा 41 सबसेक्शन 1 पे। पहले वाला था 41(4) पे, ये हो गया 41(1) पे। तो यहाँ पर इतना सारा चीज हम लोग देख लिए, प्रोविजंस मेन जो भी प्रोविजंस था ना, हम लोग मतलब कभी कभी मतलब मेनली सब चीज कवर कर चुके, कुछ पॉइंट जिसको हम लोग सोचे कि बाद में डिटेल्स जब वो पर्टिकुलर पॉइंट आएगा उसमें पढ़ेंगे। एक बार हम लोग इसको ना फिर से एक बार देख लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर को पूरा पढ़ेंगे नहीं, बस आपको दिखाएंगे कि नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था हमारा, उसके साथ हम लोगों ने वो सब एक्सपेंस को जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डेबिट करना चाहिए था, बट डेबिट हो चुका था, बट वो अलाउ नहीं था। मतलब वो पीएल में बिजनेसमैन जानबूझ के या बिना जानबूझ के डेबिट कर चुका था, बट वो बिजनेसमैन अपने पीएल में डेबिट या खर्चा नहीं दिखा सकता। तो वो सब एक्सपेंस को हमने क्या किया, पीएल के साथ ऐड कर दिया। ओके, फिर ऐड करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या आया, लेस। कौन सा चीज हमें लेस करना था, अच्छा यहाँ पर जो ए पॉइंट था, मतलब पीएल था ए पॉइंट और बी पॉइंट में आ गया वो सब चीज जो हमें ऐड करना था। लेस क्या करना है, लेस करना है एक्सपेंडिचर अलाउएबल है एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। मतलब एक्सपेंस शो करना जरूरी था बट पीएल में डेबिट नहीं हुआ, मतलब पीएल का एक्सपेंस था पर पीएल में डेबिट नहीं हुआ, उसको क्या करेंगे, अभी लेस करेंगे। पहले लेस नहीं हुआ था, अभी लेस करना है। तो ये सब चीज लेस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, वहां पर जो मेरा पॉइंट आया था वो सी पॉइंट आया था, अब सी से हमें डी को लेस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, ई। और लेस लास्ट में क्या लेस करना है, इनकम जो मेरा बिजनेस का इनकम नहीं था, बिजनेस का इनकम नहीं था, दूसरा हेड का इनकम था, मैंने बिजनेस में शो कर दिया। तो बिजनेस में शो नहीं कर सकते तो उसको हटाना चाहिए, तो वो सब इनकम को हमने लेस कर दिया। तो सी माइनस डी से क्या आया था, ई। अब ई से मैं हटा दूंगा एफ को, तो क्या मिलेगा मुझे, जी। अब मुझे डीम्ड इनकम को ऐड करना है, तो जी के साथ डीम्ड इनकम इज एच, सॉरी हाँ, जी के साथ मैं एच को ऐड किया तो मुझे मिला आई, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। तो ये था बिजनेस एंड प्रोफेशंस बनाने का तरीका, ठीक है। ये था पूरा का पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशंस बनाने का प्रोफॉर्मा एंड तरीका। क्या आप लोगों को ये प्रोफेशन मतलब तरीका क्लियर है, समझ में आया, एक बार मुझे बताना प्लीज। यस सर। हाँ सर। रौनक हाँ सर। हाँ समझ में आया, आ गया। कौन समझ में आ गया या फिर रौनक आ गया, अरे समझ में आ गया। हाँ, रौनक भी आया। उसको बोलो बाद में आया, क्लास तो खत्म होने वाला है। কিছু দেখতে হবে না, শুধু শুনতে হবে, দেখার দরকার নেই। ওইটা খালি এমনি মানে কল না, এটা ভিডিও কলই হচ্ছে, আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার করেছি, স্ক্রিন শেয়ার করলে আমাকে দেখতে পাবি না। না না স্ক্রিনেও তো কিছু আসছে না। স্ক্রিনে আমি এখন কিছু দেখাচ্ছি না, একটু আগে দেখাচ্ছিলাম। ও সরি দাদা, কি বলবো। ঠিক আছে, এখানে আর গল্প করিস না, রেকর্ড হচ্ছে ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে, এগুলো পরে মানে কাজে লাগবে, এগুলোকে এখানে কথা বাড়াস না, পরে কথা বলছি ক্লাসের শেষে। ওকে, পড়াতে কনসেন্ট্রেট করি। अच्छा সবাইকে জিজ্ঞেস করছি একটু, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ फिर मैं आगे मूव ऑन करूं, हाँ हाँ सर। हाँ ओके, थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्लास खत्म होने के बाद अचानक चल मतलब लीव मत हो जाना, मुझे कुछ 2 मिनट बात करना है, फिर आप लोग लीव होना, हाँ अभी बाकी है आधा घंटा।
अच्छा, ये जो मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? व्हाइट बोर्ड में जो भी मैं कर रहा हूँ हाँ हाँ Yes, sir. आ रहा है इसके বাট কোনো পিকচারে हाँ बोल। বলছি কোনো পিকচারে কোনা এমনি লেখা বুঝতে পারছি। পিকচার আঁকছিও না, পিকচার এঁকে কি করব? লেখা বুঝতে পারলেই হলো। আমি তো মাউসে লিখছি, এগুলো মাউসে লিখতে একটু অসুবিধা হয়। আর একটা জিনিস পাওয়া যায়, ইন্টারেক্টিভ একটা পেন হয়, বোর্ড হয়, ওটাতে লিখলে এগুলো খুব সহজে লেখা যায়। ওটা আমি একটা অর্ডার দেবো, কিন্তু কিছু পাচ্ছি না তো যে অর্ডার দেবো। তাহলে কি হবে না, আমি অঙ্কও তোদেরকে সলভ করাতে পারবো। কিন্তু এখন আমাকে তোদেরকে অঙ্কগুলো বোঝাতে হবে, মানে मैथमेटिक्स जो भी मुझे समझाना है ना, वो भी मुझे समझाना पड़ेगा। मैं सॉल्व करा नहीं सकता। मेरे पास यहाँ पर घर पे मेरा व्हाइट बोर्ड है, लेकिन मेरे पास ना ऐसा माइक्रोफोन नहीं है जिसमें आप लोग ना पूरा साउंड क्लैरिटी के साथ व्हाइट बोर्ड का पढ़ाई सुन सकते हो। तो इसलिए ना मैम का क्लास ना आप लोगों को रिकॉर्डेड ही मिलेगा। जो मतलब मैम का जो टॉपिक है, स्पेशली मैथ्स अकाउंट्स, वो सब मैम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रिकॉर्ड में मतलब कॉपी बुक में कर रहे हैं ना, तो आप लोग को समझ मतलब सुनाई भी देगा और लिखा दिखाई भी देगा। मेरा क्लास मैं लाइव लूंगा आप लोग अभी, और मैम का रिकॉर्डेड मिलेगा। ओके चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पूरा का पूरा जो प्रोविजंस था एक बार हम लोग पूरा रिविजन्स कर चुके हैं। अब हम लोग मेनली बात करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस पे। मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस कुछ डेफिनेशंस वाइज है। एक बार देखो, मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इसमें क्या मीनिंग बोला? द टैक्स पेबल बाय एन एसएससी ऑन हिज इनकम अंडर दिस हेड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशंस कैरिड ऑन बाय हिम और ऑन हिज बिहाफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब या तो वो खुद अपना बिजनेस को चलाएगा या फिर उसके बिहाफ में कोई और चलाएगा। जैसे ये नॉर्मली बिजनेस पे भी होता है, प्रोफेशंस पे ज्यादा होता है कि कोई पार्टनरशिप फार्म है जो प्रोफेशनल पार्टनरशिप फार्म है, तो 3 जन पार्टनर है, तो एक पार्टनर पूरा का पूरा बिजनेस को देखता है और बाकी 2 पार्टनर या तो स्लीपिंग है या फिर वो सिर्फ मनी प्रॉफिट का पार्टनर है। ऐसा होता है ना पार्टनरशिप लॉ के हिसाब से। तो यहाँ पर मेनली जो फोकस एरिया है कि या तो वो खुद चलाता है या फिर ऑन हिज बिहाफ में कोई और चलाता है। तो टैक्स पेबल बाय एन एसएससी ऑन हिज इनकम अंडर दिस हेड इज इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम ऑन हिज बिहाफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर एक बिजनेस एंड प्रोफेशंस का थोड़ा छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। द टर्म बिजनेस हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 टू इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर। बिजनेस इज अ बिग एडवेंचर। क्योंकि बिजनेस में एडवेंचर इसलिए है क्योंकि कभी प्रॉफिट कभी लॉस, पता नहीं कब प्रॉफिट कब लॉस, लेकिन प्रॉफिट लॉस का चक्कर में बिजनेसमैन का जिंदगी ना पूरा एकदम एवरेस्ट चढ़ने जैसा हो जाता है। ठीक है, एवरेस्ट तो फिर भी चढ़ा जा सकता है, कभी कभी तो कैलाश पर्वत बन जाता है। आई होप यू नो अबाउट कैलाश। कैलाश एक ऐसा माउंटेन है जिसपे आज तक कोई नहीं चढ़ सका एक्सपीडिशन में। कैलाश का एक ऐसा ही फॉर्मेशन है कि उस पे चढ़ना एकदम नामुमकिन हो गया, जिसमें शिव जी बसते हैं। कोई कोई बोलते हैं क्योंकि शिव जी है इसलिए नहीं हो पाता है, पता नहीं क्या है, लेकिन बिजनेस कुछ ऐसा ही एडवेंचर है जिसमें चढ़ाई करना नामुमकिन हो जाता है। मतलब कभी कभी, ऐसा नहीं। तो बिजनेस एक बहुत बड़ा एडवेंचर है और कंसर्न भी है ना, क्योंकि बिजनेस जो भी बनाते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो ऑलवेज एक कंसर्न के साथ रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए एक कंसर्न है कि क्या सच में मैं चला पाऊंगा, क्या सच में हो पाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक बता दूं कि रिसेंट जो टाइम आ रहा है इसमें इंडियन गवर्नमेंट भी मतलब देर आया पर दुरुस्त आया। आप लोग देखे होंगे, मैं एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था इसके ऊपर, अगर आप लोग देखे हैं तो, कि गवर्नमेंट ने जो बोला उसको मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। और मैं बोला भी हूँ वहाँ पर कि अगर आगे का टाइम जॉब कितना क्रिएट होगा इसमें बहुत डाउट है, क्योंकि कंपनी तो जॉब और कट करेगा। तो आप लोग ना प्लीज अपने आप को इस तरह से, हाँ बोलो। दिएছিলে ना যে work for 12 hours for yourself than working for 8 hours for someone else। हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ दिया था मैं, एक ब्लॉग जैसा मैं लिखा था। तो आप लोग देखे होंगे, कोई अगर नहीं देखे होंगे तो मैं, हाँ बोलो। के लिए 12 घंटा काम करो, दूसरे के लिए 8 घंटा काम करने से बेहतर है। तो ये मैं इसलिए नहीं बोला था कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट ज्यादा जरूर करता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइंड सेटअप के साथ रहे। लेकिन आगे का जो जर्नी है इंडियन यूथ का, ये इंडियन यूथ को ना ये करना ही पड़ेगा।
मतलब अगर 100% यूथ है ना, तो 20% यूथ अगर जॉब ले भी लेगा ना, तो 80% को नहीं मिलेगा। तो ये 80% को ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने लिए। और जैसे कि आप लोगों को मैं इतना बताऊंगा कि आप लोग ना मतलब कोशिश करो कि ऐसा नॉलेज गैदर करो कि ताकि आप लोग आगे जाके ना अपना खुद का प्रोफेशन सेट कर सको। मतलब जॉब मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, खुद को ना एक बिजनेसमैन बनाओ, एक प्रोफेशनल्स बनाओ। मतलब ये सबसे ज्यादा मतलब आगे का अपॉर्चुनिटीज है। इवन गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प यू, गवर्नमेंट भी बहुत सारा हेल्प करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है बार बार मेक इन इंडिया, ये चाइनीज प्रोडक्ट बैन करो और भी मतलब नहीं आएगा चाइना का प्रोडक्ट, ये सब स्मार्टफोन वगैरह बैन हो जाएगा। मतलब इंडिया में आगे चाइनीज प्रोडक्ट आएगा नहीं, मतलब जो इंडिया का है वही मिलेगा, देखना आप। क्योंकि चाइना के साथ बिजनेस बहुत मुश्किल है। उल्टा तो चाइना के साथ झगड़ा भी चालू हो गया, वो अपना सिक्किम बॉर्डर में ना, वहां पर झगड़ा चल रहा है, इवन तो हाथापाई हो गया, जानते हो आप लोग, चाइनीज इन लोगों के साथ, चाइनीज आर्मी एंड इंडियन आर्मी। হ্যালো। हाँ बोलो। ये नहीं है। আর রিসেন্টলি তোমার সাউথ কোরিয়া থেকে কিছু কোম্পানি রয়েছে যারা চায়নাতে ইনভেস্টমেন্ট করেছিল, প্রায় $200,000 বিলিয়ন ইনভেস্টমেন্ট তুলে নিয়েছে, যেটা ইন্ডিয়াতে আসার জন্য বলছে। আর আমাদের প্রাইম মিনিস্টার প্রত্যেকটা স্টেটকে অ্যালার্ট দিয়েছে, যেখানে যেখানে ফাঁকা জায়গা রয়েছে ওইগুলোর ল্যান্ড ব্যাংক বানিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে একটা রিপোর্টিং করে, যাতে ওই কোনো ইনভেস্টমেন্ট ঢুকলে যাতে ডাইরেক্টলি কোনো না কোনো স্টেটে শিফট করে দিতে পারে। ইভেন এই লাস্ট কালকে যেটা নির্মলা সীতারামন ফাইন্যান্স মিনিস্টার যেটা পাবলিশ করেছে, ওর মধ্যে একটা বুলেটিন রয়েছে যেটাতে বলা রয়েছে যে যেখানে যেখানে ল্যান্ড ব্যাংক আছে তার নিয়ারেস্ট এরিয়া 1 কিলোমিটার বা 2 কিলোমিটার বা 5 কিলোমিটার সারাউন্ডিং এরিয়ার মধ্যে যাতে লেবাররা থাকে তারও ব্যবস্থা করতে। আর সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা স্কিমও রয়েছে অলরেডি, আবাস যোজনা, ওর আন্ডারে ফেলে দেবে। ওকে সুমিত, আমি বুঝতে পেরেছি, মিউট কর, আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ओके, सुमित ने जो बात कहा एकदम सही कहा। ये रिसेंटली जो एक बजट जो अभी लाया रिसेंटली, उसी में लिखा है कि साउथ कोरिया का 2000 करोड़ के आसपास 2000 बिलियन करोड़ का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था जो चाइना में गया था, लेकिन वो चाइना से उसको विड्रॉल कर लिया और वो इंडिया में आने के लिए रेडी है। लेकिन इंडिया में अभी तो प्रॉपर सेटअप नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हर एक स्टेट में जहाँ जहाँ फाँका लैंड है, खाली लैंड है, वहाँ पर लैंड बैंक बनाने के लिए, और वो लैंड बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब जगह में इस फैक्ट्रीज वगैरह जो भी चाहिए रिसेंटली वो बनाएगा। साउथ कोरिया जैसे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कंट्रीज को मौका मिलेगा, और जो बेहतर है चाइना से, ठीक है, मतलब एटलीस्ट जापान अगर आ जाए तो और बढ़िया, ठीक है, तो चाइना से तो बेहतर है। मतलब चाइना तो मतलब किसी भी हालत से अच्छा कंट्री नहीं है, सबको मार के रखा है। हाँ, और ये चाइना चाहते ना ये कोविड को ना बचा सकता था कम से कम, मतलब अपने कंट्री को एक अलग लेवल में जाके, उनको पता था ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। पता नहीं, अब अलग अलग पहलू है, लेकिन इंडिया को इसका अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। ओके ठीक है, तो अभी बिजनेस तो समझ में आया कि बिजनेस क्या है सेक्शन 213 के हिसाब से। अब प्रोफेशंस क्या है? द टर्म प्रोफेशन हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द एक्ट, इट मीन्स एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम डिग्री ऑफ लर्निंग। द टर्म प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन एज वेल। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 के हिसाब से प्रोफेशंस का ना डायरेक्टली कोई डेफिनेशन एक्ट में नहीं दिया हुआ, ठीक है, लेकिन ये चीज बोला हुआ है कि इट मीन्स ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम डिग्री ऑफ लर्निंग। मतलब आपके पास कुछ लर्निंग डिग्री होना चाहिए। लाइक अगर आप प्रोफेशन सेट करना चाहते हो एज ए CA, एज ए CMA, एज ए CS, एज ए लॉयर, ठीक है, एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर, आपके पास कुछ समहाउ डिग्री होना चाहिए जिसमें आप प्रोफेशन सेट कर सकते हो। लेकिन ये भी बोला गया है दैट द प्रोफेशन इंक्लूड वोकेशन एज वेल। वोकेशन मतलब प्रोफेशन एंड वोकेशन में डिफरेंस यही है कि वोकेशन कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के साथ आता है, एक स्पेशल एबिलिटी होता है वोकेशंस में। लाइक कोई बहुत डिग्री वाला ना भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत फेमस एक्टर हो सकता है। जैसे कि है अपने इंडिया में बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो बहुत डिग्री वाला तो नहीं है, जिनके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, लेकिन वो बहुत फेमस एक्टर है, बहुत फेमस सिंगर है, बहुत फेमस डांसर है, ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल। बहुत फेमस क्रिकेटर है, दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल। बट क्योंकि वो स्पेशल एबिलिटी के ऊपर अपना लाइफ को चलाते हैं और वो सच में बहुत स्पेशल है, तो इसलिए वोकेशन इज ऑल्सो कम्स अंडर प्रोफेशन, ठीक है। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 में कहा गया है। तो ये प्रोफेशंस एंड बिजनेस का जो डिफरेंस है इसको थोड़ा याद रखना, और प्रोफेशंस के साथ वोकेशंस का क्या रिलेशन है इसको भी प्लीज थोड़ा याद रखना। जैसे यहाँ पर बोला, ए पेंटर, ए स्कल्प्टर, ए ऑथर, ए ऑडिटर, ए लॉयर, ए डॉक्टर, एन आर्किटेक्ट, even an astrologer are person who can be said to be carrying on a profession but not business. I hope की point clear. However, it is not
material whether a person is carrying on a business or profession or vocation, since the purpose of assessment, profit from all these sources are treated and taxed alike. चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो प्रोफेशंस करे, टैक्स तो देना पड़ेगा, टैक्स का ट्रीटमेंट जरूर होगा. बिजनेस नेसेसरीली मीन्स ए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज ऑफ एन एक्टिविटी. नेवरदलेस प्रॉफिट फ्रॉम अ सिंगल वेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड में ऑल्सो बी ट्रीटेड एज बिजनेस. एक सिंगल वेंचर अगर उससे प्रॉफिट आता है तो उसको भी बिजनेस माना जाएगा. ठीक है. अब प्रॉफिट के बारे में क्या कहा? प्रॉफिट इन कैश भी हो सकता है, प्रॉफिट इन काइंड भी हो सकता है. प्रॉफिट में भी रियलाइज्ड इन मनी और इन मनीज बोथ, मतलब मनी या मनी जैसा, इन कैश और इन काइंड. वेयर प्रॉफिट इज रियलाइज्ड इन एनी फॉर्म अदर देन कैश, द कैश इक्विवेलेंट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट मस्ट बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ इनकम रिसीव्ड इन काइंड. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश छोड़ के कुछ और उपाय में तुम्हें प्रॉफिट मिल रहा है, तो किस तरह से उसका पता चलेगा? तो कहने का मतलब है द कैश इक्विवेलेंट ऑफ द रिसिप्ट, जो कैश इक्विवेलेंट जो रिसिप्ट तुम्हें मिलेगा, एंड द डेट ऑफ रिसिप्ट, मतलब किस दिन मिला है उसको लिया जाएगा, मस्ट बी टेकन एज द वैल्यू ऑफ इनकम रिसिप्ड इन काइंड. मतलब उस पर्टिकुलर डेट में उस पर्टिकुलर चीज का क्या वैल्यू है वो कैश इन काइंड हो सकता है. लाइक आपने कुछ अच्छा काम किया. जैसे अगर आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग यहाँ पर बहुत सारा लोग हो जो बंगाली हो, तो आप लोग एक कैरेक्टर जानते हो. जो लोग नॉन बंगालीज हो मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग प्लीज वो देखो. जैसे कि आप लोगों को पता होगा फेलुदा बोल के एक बहुत फेमस कैरेक्टर है अपने वेस्ट बंगाल में. इवन ये ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया बंगाल में बहुत फेमस है फेलुदा. सत्यजीत राय फेमस डायरेक्टर, उनका कैरेक्टर मतलब उनका बना हुआ कैरेक्टर. तो फेलुदा एक बेसिकली फेमस डिटेक्टिव हुआ करता था. तो डिटेक्टिविटी उनका जो था वो बेसिकली किसी का खून वगैरह का नहीं होता था. फेलुदा का डिटेक्टिविटी होता था कुछ स्पेशल, कुछ इंडिया का कोई आर्किटेक्ट चोरी हो गया, इंडिया का कुछ फेमस मंदिर का कोई मूर्ति मतलब जो डिजाइनिंग है वो चोरी हो गया, तो वो फेलुदा का काम होता था उस पर्टिकुलर चोरी को ढूंढना और इंडिया का ये सब चीज जो स्मगल होके बाहर निकल जाता है इसको रोकना. तो बदले में वो कभी भी कैश नहीं मांगता था, वो किसी से कोई स्पेशल तरह का कोई चीज बोलता था कि आपके पास अगर कोई स्पेशल है तो वो हमें दे दीजिए, वो भी मेरे लिए गिफ्ट होता है. तो वो कैश में नहीं लेता था तो कभी काइंड में लेता था. तो वो काइंड का वैल्यू उस पर्टिकुलर डेट में क्या होगा उस पर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर आर्किटेक्ट का क्या वैल्यू है उस पर्टिकुलर डेट में. आई होप कि चलो फेलुदा अगर ना भी समझ में आए, आपको स्टोरी समझ में आए, इतना काफी है. अब बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट का. कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉट जनरली टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स अंडर दिस हेड. वॉलंटरी रिसिप्ट, payment voluntarily made by person who were under no obligation to pay anything at all, would be income in the hands of the recipient if they were received in the course of business or by the exercise of a profession or vocation. Thus any amount paid to a lawyer, जैसे मानो कि अगर lawyer को कुछ amount pay करते हो by a person who was not a client, जो client नहीं है, but who has been benefited by the lawyer's professional service. देखो ध्यान देखो, any amount paid to a lawyer by a person who was not a client, जो lawyer का client नहीं है but who has been benefited by the lawyer's professional service to another would be accessible at the lawyer's income. मतलब वो lawyer का client नहीं है लेकिन फिर भी वो lawyer का कुछ पेमेंट किया, ठीक है, क्योंकि lawyer के लिए client से पेमेंट मिलना ही उनका इनकम माना जाता है. लेकिन यहाँ पर lawyer को ऐसा किसी सोर्स से पेमेंट मिला जो सोर्स lawyer का क्लाइंट सोर्स नहीं है, लेकिन जिससे मतलब उस पर्टिकुलर जो मतलब जो क्लाइंट नहीं है लेकिन क्लाइंट जैसा बर्ताव कर रहा है, मतलब लॉयर का कुछ पेमेंट कर रहा है क्योंकि उससे उसको बेनिफिट है. मतलब ऐसा करता है लॉयर लोग, क्या करता है ना, मतलब किसी का केस बचाने के लिए, किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो वो पैसा लेता है तो फिर वो बाद में उसका बेनिफिट मिलता है. ऐसा रियलिटी में होता है, तभी जाके मतलब नॉट ओनली लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑल्सो देयर. तो ये लोग क्या करते हैं ना, ऐसे पेमेंट ले लेते हैं, बदले में वो पर्टिकुलर बंदे को ना वो बेनिफिट मिल जाता है. इस तरह का बेनिफिट हो सकता है कि भाई तुम उनका ऑडिट मत करो तो फिर मैं तुम्हें इतना पेमेंट दे देता हूँ, या फिर तुम उसका केस मत लो उसके लिए मैं इतना देता हूँ. तो उसका केस ना लेना ही इसके लिए एक बहुत बड़ा केस हो जाता है. मतलब सपोज यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सुमित एंड रौनक को लेता हूँ, ठीक है. सपोज मैं मानो कि मैं लॉयर, ठीक है. अब सुमित ने मेरे को पेमेंट दे दिया, मैं एज ए लॉयर पेमेंट ले लिया, बट सुमित इज नॉट माई क्लाइंट. सुमित का कहने का मतलब है रौनक का केस मेरे पास लाना चाहता है, मैं सिटी का वन ऑफ द फेमस लॉयर हूँ, लेकिन सुमित का कहना है कि आप केस ही मत लो, बदले में मैं आपको पेमेंट देता हूँ. तो क्या सुमित मेरा क्लाइंट है? नहीं. रौनक मेरा क्लाइंट बनना चाहता था, बट मैं रौनक का केस नहीं लेने के लिए सुमित से बड़ा अमाउंट लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सुमित के पास ज्यादा पैसा है और रौनक मुझे उतना पैसा नहीं दे सकता, इसलिए मैं सुमित का पैसे में बिक गया. ठीक है, रीजन जो भी हो, लेकिन ये इनकम भी लॉयर्स का इनकम माना जाएगा.
ठीक है, तो एकदम यही वाला पॉइंट है। तो इसको क्या कहेंगे, वॉलंटरी रिसिप्ट। ठीक है, वॉलंटरी रिसिप्ट मतलब हम जानबूझ के मेरी इच्छा के तहत किसी दूसरा सोर्स से इनकम किया, तो ये इनकम भी इनकम पे माना जाएगा। मतलब क्या है ना, मतलब इस तरह से ना बहुत इनकम हो जाता है। इसलिए ना अलग लेवल में प्रॉफिट को डिस्क्राइब किया बिजनेस ने। कैश और काइंड छोड़ के, कैपिटल रिसिप्ट छोड़ के, वॉलंटरी रिसिप्ट से भी ना ये लॉयर चार्टर्ड वगैरह को ना बहुत इनकम हो जाता है, इसलिए अलग अलग लेवल पे बताना पड़ता है। Application of the gains of trade is immaterial. Gains made even for the benefit of the community by a public body would be liable to tax. To attract the provision of section 28, it is necessary that the business professions or vocation should be carried on at least for some time during the accounting year, but not necessarily throughout the year, and not necessarily by the assessee owner personally, but it should be under his direction and control. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ द गेन्स ऑफ ट्रेड इज इमैटेरियल, मतलब गेन क्या होता है, गेन मेड इवन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, कुछ गेन कम्युनिटी को भी बेनिफिट देता है। बाय ए पब्लिक बॉडी वुड बी लायबल टू टैक्स, अगर कोई पब्लिक बॉडी कुछ गेन पब्लिक को देता है तो उस केस में उस पब्लिक बॉडी मतलब सरकार का वो जो पर्टिकुलर बॉडी है उसको भी टैक्स देना पड़ता है। टू अट्रैक्ट दिस प्रोविजन सेक्शन 28, इट इज नेसेसरी दैट बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन शुड बी कैरिड ऑन एटलीस्ट फॉर सम टाइम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कुछ दिनों के लिए अकाउंटिंग ईयर में होना जरूरी है। नॉट नेसेसरीली वो पर्टिकुलर वोकेशन सारा साल भर का हो, जैसे मूवीज वगैरह थिएटर वगैरह साल भर का नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है। ठीक है, एंड नॉट नेसेसरीली बाय द एसएससी ओनर पर्सनली, मतलब जरूरी नहीं कि जिसका असेसमेंट हो रहा है वो उसको पर्सनली असेस कर रहा है, बट इट शुड बी अंडर हिज डायरेक्शन एंड कंट्रोल। हो सकता है कि वो खुद उसको डायरेक्ट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है वो उसको डायरेक्टली नहीं कर रहा है, उसका वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो उस केस में भी वो उसका इनकम माना जाएगा। इनकम का लीगलिटी होना जरूरी है। द इलीगलिटी ऑफ ए बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन डज नॉट एग्जेम्प्ट इट्स प्रॉफिट्स फ्रॉम टैक्स। द रेवेन्यू इज नॉट कंसर्न्ड विद द टेंट ऑफ इलीगलिटी इन द इनकम ऑफ इट्स सोर्स। मतलब कहने का मतलब एकदम सिंपल है, द इलीगलिटी ऑफ ए बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन डज नॉट एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम द टैक्स। अगर बिजनेस इलीगल है, प्रोफेशन इलीगल है, वोकेशन इलीगल है, दैट डजंट मीन कि उसका इनकम जो उसका जो टैक्स है वो इलीगल है। टैक्स लीगल है, मतलब वो टैक्स से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। वो इलीगलिटी के लिए कारण आपको बाद में जो भी पेनल्टी हो, सजा हो, जो भी आपके ऊपर किया जाएगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन आप अगर बिजनेस आपका इलीगल है, प्रोफेशन आपका इलीगल है, वोकेशन आपका इलीगल है, बट टैक्स से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। मतलब सिंपल कहने का मतलब यही है, अगर आप चोरी भी करते हो और चोरी का पैसे से अगर आप टैक्स भी भरते हो तो आपका पैसा काला धन नहीं है, वो व्हाइट मनी है। आपका जो पैसा है वो दैट इज नॉट अ ब्लैक मनी, दैट इज अ व्हाइट मनी। बट आपका चोरी करना इलीगल है, वो पेनल कोड के हिसाब से जाएगा, वो अलग पॉइंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टैक्स से आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा कि भाई तू चोरी किया, तेरा चोरी का पैसा इलीगल है तो तेरे को टैक्स एग्जेम्प्ट करता हूँ, ये नहीं है। द रेवेन्यू इज नॉट कंसर्न्ड विद द टेंट ऑफ इलीगलिटी इन द इनकम ऑफ इट्स सोर्स। इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस, point number 6, the profit of each distinct business must be computed separately, but the tax chargeable under this section is not on the separate income of every distinct business but on the aggregate profit of all business carried on by the assessee। हो सकता है कि अलग अलग बिजनेस से उसका अलग अलग डिस्टिंक्ट प्रॉफिट हो। ठीक है, द प्रॉफिट ऑफ ईच डिस्टिंक्ट बिजनेस मस्ट बी कंप्यूटेड सेपरेटली, बट टैक्स चार्जेबल अंडर द सेक्शन इज नॉट ऑन द सेपरेट इनकम ऑफ एवरी डिस्टिंक्ट बिजनेस। हो सकता है कि आपका बिजनेस जो आपका अलग अलग, जैसे टाटा का बिजनेस अलग अलग है, 80 टाइप्स ऑफ बिजनेस करता है टाटा। रिलायंस भी करीब करीब 30-35 तरह का बिजनेस करता है। बिड़ला का भी करीब करीब 40-45 टाइप्स ऑफ बिजनेस है। उसका अलग अलग बिजनेस का अलग अलग हेड हो सकता है, अलग अलग कैलकुलेशन हो सकता है, लेकिन जब चार्ज होगा तो एक पर्टिकुलर हेड में ही होगा, बिजनेस हेड में होगा। बट ऑन द एग्रीगेट प्रॉफिट्स ऑफ ऑल द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द एसएससी, मतलब एट द एंड में उस एसएससी का वही बिजनेस है, वही माना जाएगा। आई होप की पॉइंट क्लियर आ रहा है आपको। एंड लास्ट में बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट का। Profit should be computed after deducting the losses and expenses incurred for earning the income in the regular course of the business or profession or vocation, unless the loss or expenses expressly or by necessary implication disallowed by the act. This charge is not on the gross receipt but on the profits and gains. That means profit तो compute होगा, deduct अगर कुछ loss वगैरह हो, कुछ एक्सपेंस है तो वो डिडक्ट करने के बाद जो रेगुलर बिजनेस के जो भी डिडक्शंस लॉस वगैरह होगा उसको हटाने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा प्रॉफिट माना जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट का अलग अलग डेफिनेशंस। इसको थोड़ा याद रखना क्योंकि बिजनेस वाइज ये सब पॉइंट एमसीक्यू में बहुत अलग पॉइंट मायने रखते हैं। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? मुझे बताओ थोड़ा प्रॉफिट का पॉइंट। हाँ या ना बताओ प्लीज। हाँ हाँ सर।
हाँ अच्छा, यहाँ पर ना ये एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 income chargeable under this head, profits and gains of business or professions or income from other source shall be computed in accordance with either the cash or mercantile system. कैश और मर्केंटाइल सिस्टम, मतलब कैश सिस्टम का ही दूसरा नाम है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द एसएससी. हाउएवर, एज पर सेक्शन 145B, certain income would be taxable in the following manner. First point, interest received by an SSC on compensations or on enhanced compensation. Compensation or enhanced compensation shall be deemed to be the income of the year in which it is received. Such income is taxable under the head income from other source. Income referred to in section 224 subsection कितना ये 15, 16, 17, 18. 224 subsection 18, that is assistance in the form of a subsidy or grant. सब्सिडी और ग्रांट मिलता है ना गवर्नमेंट से हम लोगों को, जैसे गैस का सब्सिडीज होता है, जैसे इस बार जिस लोगों को मतलब एलपीजी का सब्सिडी मिलता है, इस बार सब्सिडी नहीं मिलेगा. देखना, इस बार गैस एलपीजी सिलेंडर का दाम भी कम कर दिया, तो सब्सिडी इस बार नहीं मिलेगा. Income referred to in section 224(18), that is assistance in the form of subsidy or grant or cash incentives or duty drawback or waiver or concession or reimbursement by whatever name called by the central government or state government or any authority or body or agency or in cash or kind to the SSC shall be deemed to be the income of the previous year in which it is received. मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे अपना स्टेट गवर्नमेंट का अगर बात करें, अपना दीदी का, ममता दीदी का, ठीक है, बहुत सारा प्लानिंग है ना, जैसे कि वो कन्याश्री, ये श्री, वो श्री, बहुत सारा श्री श्री करके प्लान है. वो सब श्री श्री से जो भी पेमेंट मिलता है ना, तो वो भी ना उसका इनकम माना जाएगा. ठीक है, वो चार्जेबल होगा कि नहीं होगा वो तो डिपेंड करता है, लेकिन वो इनकम है. इफ नॉट चार्ज द इनकम टैक्स ऑफ एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर, तो उसको भी ना इनकम में लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, जो बोल के रखा है सेक्शन 224 सबसेक्शन 18 में. अंडर सेक्शन 145 subsection 2, the central government is empowered to notify to the official gazette from time to time income computation and disclosure standards, ICDS. ये थोड़ा याद रखिएगा, ICDS, income computations and disclosure standards, ICDS, to be followed by any class of assessees or in respect of any class of income. Accordingly, the central government has by notification number इतना notified 10 ICDS to be applicable from assessment year 2017-18. The notified ICDS का फुल फॉर्म मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स. कि किसका क्या इनकम है, उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, उसका डिस्क्लोजर किस तरह से करना है, उसके लिए एक अलग एक अथॉरिटी बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. The notified ICDS have to be followed by all SSC other than an individual or a Hindu undivided family who is not required to get his accounts of the previous year audited in accordance with the provisions of section 44AB. प्लीज पॉइंट पे थोड़ा गौर करना. ICDS से जो ऑडिट करवाना है वो इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिविडेड फैमिली के लिए अलाउड नहीं है. मतलब हिंदू अनडिविडेड फैमिली एंड इंडिविजुअल्स, इनको ICDS से ऑडिट करने का जरूरत नहीं है. आप लोग पता होगा हिंदू अनडिविडेड फैमिली क्या है. हिंदू अनडिविडेड फैमिली मतलब ज्वाइंट हिंदू फैमिली. इसमें सिख एंड जैन लिया जाता है एज पर इनकम टैक्स. प्लीज ध्यान देना, सिख एंड जैन आर द, सिख, जैन एंड आल्सो बुद्धिस्ट आर पार्ट ऑफ द हिंदू अनडिविडेड फैमिली, बट मुस्लिम्स आर नॉट पार्ट ऑफ द हिंदू अनडिविडेड फैमिली. वो मुस्लिम्स का कुछ अलग कस्टम्स है, तो जिसको रेस्पेक्ट करके मुस्लिम को इसमें नहीं लिया गया. अब सवाल आता है कि यहाँ पर जो ICDS से जो ऑडिट होता है, मतलब इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिविडेड के लिए रिक्वायर्ड नहीं है टू गेट हिज अकाउंट्स ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AB. ये सेक्शंस के तहत, दिस सेक्शंस के कारण ऐसा होता है. फॉलोइंग द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18. यहाँ पर 10 नोटिफाइड ICDS के बारे में बोला गया है. ICDS 1, प्लीज इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है. ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसी
analysis, ICDS 2 valuations of inventories, ICDS 3 construction contracts, ICDS 4 मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे ही कुछ पॉइंट्स है, अलग लेवल में स्टैंडर्ड बनाया गया। ICDS 4 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ICDS 5 ये सब अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। जो लोग अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ते हो, स्पेशली CA एंड CMA में, उनको ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी कराया जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग जानते होंगे कि मैम इसको आप लोगों को कराता है, मैं देखा हूँ बहुत बार। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, गवर्नमेंट ग्रांट्स, सिक्योरिटीज, ICDS 8 सिक्योरिटीज, ICDS 9 borrowing cost and provisions of contingent liabilities and contingent assets। मतलब ICDS अलग अलग लेवल के लिए इसलिए बना गया क्योंकि ये सब अलग अलग पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। पॉलिसीज मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वैल्यूएशंस ऑफ इन्वेंटरी जैसे कि FIFO, LIFO, इस तरह से जो अकाउंट इन्वेंटरी मेंटेन होता है प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, मैं आप लोगों को बता रहा था, ब्रिज, बिल्डिंग, ये सब कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसका एक अलग रिकॉग्निशन होता है, वो भी ICDS में अलग से बताया गया। तो ये सब अलग कैलकुलेशंस के लिए, कंप्यूटेशंस के लिए बनाया जाता है, इसलिए इतना तरह का ICDS गवर्नमेंट मतलब स्पेशली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसको अलग से नोटिफाइड किया है। ICDS का डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर नहीं लगेगा, आप बस एक बार MCQ के लिए इसको याद रखो, बाकी तो फाइनल लेवल में पढ़ा जाता है। ओके, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 28 में अगर मैं बात करूं, the various items of income of chargeable to tax income under the head profits and gains of business and profession are as under: income from business and professions, any compensation or other payment due or received by, income from specific service performed for its members by a trade, professionals or business, incentive received or receivable by assessee carrying on export business, cash assistance against exposed under any scheme of Government of India, custom duty or excise repaid or repayable as drawback, and profit on transfer of duty entitlement passbook scheme or duty free replenishment certificate, value of any benefit or perquisite, sum due to or received by a partner of a firm। ये सब सारा का सारा कुछ सेक्शन 28 का पॉइंट है। डिटेल्स में मैं बाद में बात करूंगा इसके ऊपर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप एक बार देखो। Suppose a firm pays interest to a partner at the rate 20%, simple interest per annum. The allowable rate of interest is 12% per annum. Hence, the excess 8% paid will be disallowed in the hands of the firm. Since the excess interest has suffered tax in the hands of the firm, the same will not be taxed in the hands of the partner. Please ये थोड़ा ध्यान रखना। एक फर्म है जो इंटरेस्ट पे किया अपने पार्टनर को, कितना? 20% सिंपल इंटरेस्ट पर annum। अलाउबल कितना था? 12%, लेकिन एक्स्ट्रा कितना पेमेंट कर दिया? 8%। ये एक्स्ट्रा पेमेंट करने के कारण इसका क्या हो जाएगा? टैक्स का जो फार्म, पर्टिकुलर पार्टनरशिप फार्म से जो टैक्स मिलना था वो गवर्नमेंट के लिए कम हो जाएगा। इसीलिए बोला since the excess interest has suffered tax in the hands of the firm, the same will not be taxed in the hands of the partner। तो ये पार्टनर के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। Any sum whether received or receivable in cash or kind under an agreement, इसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। और फिर हम लोग ना नेक्स्ट क्लास से सम्स में भी स्पेकुलेशंस बिजनेस और नॉन स्पेकुलेशंस बिजनेस पे कुछ बात करेंगे, और फिर हम लोग कैलकुलेशंस एंड सम्स पे एंट्री लेंगे। ये जो सेक्शन 28 का पॉइंट था, ये सेक्शन 28 भी नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कशन करेंगे। आज पहला दिन है, मैं ज्यादा लोड नहीं दूंगा आप लोगों को, धीरे धीरे लोड बढ़ाऊंगा। अच्छा, मैं एक बार आप लोगों के सामने आ रहा हूं। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को, मतलब सॉरी, स्क्रीन को बंद कर रहा हूं। हाँ, हेलो, जितना तक पढ़े, बोलो। जितना तक हम लोग आज क्लास में किए समझ में आया? मैं सबको पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ओके, तो सेक्शन 28 एंड आगे का बिजनेस रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और थोड़ा प्रोविजंस है। जितना मैं पढ़ा, मैं ये जहाँ से हम लोग पढ़े ना, ये आपके किताब में भी यार, मैं सॉफ्ट कॉपी भी ना मैं वेबसाइट में अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को सबको मेरा वेबसाइट तो पता है ना, www.kgsquare.in। मैंने वहाँ पर ना ये पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर दे रहा हूँ, आप लोग ना उसे ले लो, ठीक है? जहाँ से हम लोग अभी पढ़े वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लो, या फिर वहाँ पर जाके भी आप लोग रीड कर लो, जो आपको ठीक लगे आप करो।
मैं वहाँ दे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि जहाँ से हो रहा है आपको आप लोग रिलेट कर सकते हो इजीली। तो जहाँ तक पढ़े प्लीज घर पे पढ़ो, आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जो सम्स वगैरह है वो भी करेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा घर पे रिविजन्स भी करते रहो, और फिर धीरे धीरे जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग टेस्ट का भी अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। हम लोग बता देंगे किस तरह से टेस्ट होगा, क्या होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को। जिन लोगों का जीएसटी है मैं उनको बता दूं कि जीएसटी का हम लोगों का मैक्सिमम चैप्टर खत्म हो गया था, तो क्या आप लोग जीएसटी का टेस्ट देने के लिए रेडी हो? हाँ मोनिशा, ज्योति, हाँ, हाँ शिवम, सर रिकत, यस सर। जिनका जीएसटी है मैं उनको बता रहा हूँ जीएसटी के लिए आप लोग रेडी हो जाओ। मैं डेट अभी डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक में जीएसटी का टेस्ट लूँ, ठीक है। ঠিক सर আছে कौन पहला टेस्ट, हाँ बोल चैप्टर बोल, कौन सा चैप्टर? मैं चैप्टर भी बता दूंगा, ठीक है। चैप्टर भी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा व्हाट्सएप में, आप लोग रेडी रहो, ठीक है। और ठीक है सर। एमसीक्यू बेस्ड लूंगा मैं इस बार जीएसटी, फर्स्ट जीएसटी हाँ एमसीक्यू सर बेस्ड लूंगा, प्लीज एमसीक्यू बेस्ड ठीक है। फर्स्ट जीएसटी एमसीक्यू बेस्ड लेंगे। इस बार क्या करेंगे ना, जिसका जैसा है वैसा ही करेंगे, लेकिन पहला जीएसटी का जो एग्जाम है मैं एमसीक्यू बेस्ड लूंगा। एमसीक्यू सभी का है लेकिन सीएस में फुल्ली एमसीक्यू है, और बाकी लोगों का एमसीक्यू कुछ अलग परसेंटेज में होता है, लेकिन ठीक है सर। जो टेस्ट अरेंज करूंगा वो एमसीक्यू टेस्ट होगा। उसके बाद एज पर देयर रेस्पेक्टिव एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो आप लोग जीएसटी रेडी करो, और जीएसटी का ठीक है सर। जीएसटी का भी जो एक चैप्टर बाकी था उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल सम्स वगैरह था, मैं उसके लिए भी एक क्लास अरेंज कर रहा हूँ। मैं पूरा शेड्यूल बना के जैसे जैसे हर एक सब्जेक्ट का क्लास होता था ना, सारा का सारा ही होगा, ठीक है। आज का क्लास समझ में आया? बहुत दिक्कत तो नहीं हुआ ना? हाँ सर বুঝতে পেরেছি ओके, तो आई होप कि हम लोग इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं आगे का जो भी हम लोग का रास्ता है। यस सर। हाँ, क्या सब साथ से मेरे को हाँ नहीं मिल रहा? है सर। हाँ ना, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो हाँ, फिर सर। नेक्स्ट वीक तक मैं आप लोगों को शेड्यूल दे देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। सर आप pause अभी मैं उस टाइम, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से मैं शेड्यूल आप लोगों को दे दूंगा। मैक्सिमम क्लास में मॉर्निंग टाइम पे रखने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ना मतलब इवनिंग टाइम पे प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है ना, यहाँ पर मतलब आंधी तूफान का केसेस है, और मतलब सब कोई लॉकडाउन के कारण घर पे है, और शाम को ना नेट इतना स्लो पड़ जाता है, क्या बताया आपको। तो कोशिश करना मैं सुबह को रखूंगा, सुबह मतलब 9 बजे 10 बजे मैक्सिमम 11 बजे ऐसे टाइम पे स्टार्ट करेंगे, और या फिर अगर कभी हो सके तो 4-5 बजे कभी अगर जरूरत पड़े। अभी थोड़ा मैं वीक में 3 दिन रखूंगा, फिर धीरे धीरे मैं इसको मैं ना इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अभी वीक में 3 दिन रखूंगा, फिर बोलो बोलो। স্যার অ্যাকচুয়ালি আমার ওইদিকে কলেজের অনলাইন ক্লাসেস আছে সেটা আচ্ছা, টিউসডে regular হচ্ছে? হ্যাঁ রেগুলার আছে, জাস্ট টিউসডে এন্ড ওয়েডনেসডেটাই মর্নিং এ 10টা থেকে আছে, টুইসডে আর ওয়েডনেসডে আর 10টা থেকে, আর বাকিগুলো হ্যাঁ আর বাকিগুলো আছে ওই 12টা থেকে, হ্যাঁ 12টা থেকে আছে, বাকিগুলো 12টা আর থেকে ইভেন আছে। তো আমরা বৃহস্পতিবার class 11টা থেকে। আপাতত 10টা থেকেই রাখবো, বিকজ 12টা থেকে খুব মুশকিল হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আমি দেখবো, তুই একটু অ্যাডজাস্ট কর। তো এখন তো অনলাইনে তো রেগুলার কলেজটা তো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে না নাকি? না না ভালো করে শুরু করে দিয়েছে কলেজ। কতদিন চলছে কলেজে অনলাইন ক্লাস? এই তো এই সপ্তাহ নিয়ে 2 সপ্তাহ হলো। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি দেখছি যতটা সম্ভব মানে কভার আপ করা যায়, ঠিক আছে। তুইও দেখ, আমি দেখ, আমাদেরও মোটামুটি সকালবেলা না হলে আমাদেরও সবার অসুবিধা হয়ে যাবে, ঠিক আছে ঠিক আছে। কারণ সন্ধ্যের দিকে মুশকিল কি হয়ে যাচ্ছে না, নেট কাজ করছে না সবার ভালোভাবে, হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাও ঠিক। ঠিক আছে। সন্ধ্যেবেলা নেটের খুব প্রবলেম হচ্ছে, কারণ সবাই সন্ধ্যে থেকে নেটে বসে যায়, আর সকালবেলা সব ঘুমিয়ে থাকে, সন্ধ্যা থেকে সবাই নেটে এত লোড করে না, তখন কোয়ালিটিটা ডিটোরিয়েট করে, ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করছি শিডিউলটাকে ওইভাবেই বানাবো। তোর কি মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার বললি 10টা থেকে থাকে, ঠিক আছে। মঙ্গলবার আমি চেষ্টা করছি কিছু একটা তুই একটু চেষ্টা কর, যদি অ্যাডজাস্ট করা যায় 1-2 দিন কিছু অসুবিধা হবে না, ঠিক আছে। আর বাকি ক্লাসগুলো আমি বলে দিচ্ছি কবে কবে কি হবে, ঠিক আছে। আমি বলে দিচ্ছি নেক্সট উইক শিডিউল আমি দিয়ে দিচ্ছি, তুই একটু চেষ্টা কর, ঠিক আছে। अच्छा बाकीদেরকে জিজ্ঞেস করছি, ঠিক আছে, কোনো प्रॉब्लम नहीं तो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ना सर। ओके ठीक है, तो फिर शेड्यूल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, और जितना मैं किया मैं वेबसाइट में इसका सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर लो, आप लोग वहाँ से इसको घर पे स्टडी करना चालू करो, और आगे आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ता जाएगा
मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है। तो फिर आज इतना ही रखते हैं। ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग को क्लोज करता हूँ। अगर किसी को कहना तो इसका रिकॉर्डिंग बाद में इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा मैं आगे आगे आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह से रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलेगा, ठीक है? ठीक है। मैं और एक चीज बता दूं कि हम लोगों का जो YouTube चैनल बना है ना, उसमें आप लोग एक बार देखना, YouTube में SG² गूगल में जाकर टाइप करना, या तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा। मैम का कुछ टॉपिक है, स्पेशली CMA को बोलूंगा। CMA के लिए कुछ टॉपिक ऑलरेडी मैम ने कवर कर चुका है, लाइक पार्टनरशिप अकाउंट्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोग ना वो सब रिकॉर्डेड क्लास एक बार कर लो, डिटेल्स में ही मैम वहाँ पर करवाया जैसे क्लास में करवाते हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके ना ये सब टॉपिक कर लो, ठीक है? बाकी धीरे धीरे सभी के लिए आ रहा है, ठीक है? तो आप लोग वो एक काम करो, वो यूट्यूब को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी दबा के रखो ताकि नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है? और सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ाने का कोशिश करो ताकि आगे जाके ना हम लोग यूट्यूब लाइव वगैरह भी थोड़ा अरेंज कर सकते हैं सबके लिए, ठीक है ना? अच्छा ओके, हाँ ठीक है, चलो तो फिर आज रखते हैं, नेक्स्ट दिन आते हैं। ओके, मैं बता ओके सर। दूंगा व्हाट्सएप में, इसको थोड़ा देख लेना। ओके चलो बाय। सर हाँ, बोलो। थोड़ा रुक जाओ ना, सो जाने दो। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, बाकी क्लास ऑफ मत करो। अच्छा ठीक है, जिसको जाना है वो